ठीक है, अब ये पहला पार्ट है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर। एकदम बेसिक से लेके चलता हूँ मैं आपको। अब एक बिजनेस हमने चालू किया, अब उस बिजनेस को चालू किया तो मेरे को उस बिजनेस को मैनेज करना है। तो मैं मान लो अगर आपको पहले जो चलता था सिस्टम, अगर मैं उसको लेजर्स बना रहा हूँ, अगर रिटर्न पे जो रजिस्टर्स है उसमें मेंटेन कर रहा हूँ, तो वो एक ओल्ड तरीका हो गया, जिसको अगर हम आज की डेट में अगर यूज करेंगे तो वो हमारे बिजनेस है, काफी बिजनेस जो ऐसे हैं वो रन ही नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आया कि हम एक कंप्यूटर की मदद लेते हैं और कंप्यूटर की मदद से हम उसको मेंटेन करते हैं उस बिजनेस को। जैसे अगर हम हमारी बेसिक लैंग्वेज में देखें तो हम टैली यूज कर रहे हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर अब हम टैली यूज कर रहे हैं तो हम इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम लाए। क्या है ये? इंफॉर्मेशन है और उसको मैनेज करने के लिए वो सिस्टम, जो कि टैली। अब उस टैली को चलाने के लिए हमें क्या क्या मदद, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ रही है और कितने कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्या क्या चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया? पीपल, जो अकाउंटेंट रहेगा वो, जो उसको बिजनेस रिपोर्ट्स देखेगा वो, तो ये सारी चीजों को उनके पीपल, यूजर्स। फिर दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो खुद टैली क्या हो गया? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर तीसरा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए टैली जो है वो कहीं ना कहीं जाके उसका डाटा स्टोर हो रहा है। जैसे हम एंट्री करते हैं कुछ, तो कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट, तो लेजर्स के नाम, तो ये सब कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहे हैं। तो वो जो जहां पे जाके स्टोर होते हैं वो हमारा कहलाता है डाटाबेस। फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ में आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए, अब ये जो टैली हमने इंस्टॉल किया, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, अब ये किस में किए? विंडोज में कर रहे हैं, या फिर जो हमारा iOS सिस्टम है उसमें कर रहे हैं। जैसे मोबाइल में एंड्रॉइड चला रहे हैं, जो अलग अलग सिस्टम चला रहे हैं, तो ये सभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फिर जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में, उसके बाद आता है नेटवर्क। अब क्या होगा कि अब अगर हमारे पास 4-5 एम्प्लॉय बैठे हैं, तो सब अकाउंटिंग कर रहे हैं और सबको हम शेयर कर रहे हैं उस टैली का सॉफ्टवेयर। हम सर्वर टैली ले रखे हैं और हर एक को उसका एक्सेस दे रखे हैं, तो वहां पे हमें नेटवर्किंग की जरूरत पड़ी। तो अब हमारे ऑफिस में भी होता ही होगा, नेटवर्किंग किया हुआ एक सर्वर कंप्यूटर है, जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज कर रहे हैं, आप अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल है कि मैं जैसे यूज कर रहा हूँ कंप्यू ऑफिस, तो मैं कंप्यू ऑफिस को लेकर चलूंगा हमारे पूरे लेक्चर पे। तो हम जैसे कंप्यू ऑफिस यूज कर रहा हूँ, तो कंप्यू ऑफिस एक जगह इंस्टॉल्ड है सर्वर में मेरे ऑफिस में, और बाकी जगह से वो एक्सेस किया जा रहा है, अलग अलग लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो ये किसकी मदद से हो रहा है? नेटवर्किंग की। फिर इसमें इसके बाद आता है हमारे पास हार्डवेयर। तो अब ये हार्डवेयर क्या हो गया कि जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, जो सर्वर जो मैं बना रखा हूँ, जिसमें कि मैं राउटर लगा रखा हूँ, जो केबलिंग बिछा रखा हूँ, ये सब किसके पार्ट आ जाएंगे? हमारे हार्डवेयर के पार्ट। ये हार्डवेयर जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये हो गया हमारा हार्डवेयर। अब वापिस ऐसा लग रहा होगा कि हार्डवेयर का मतलब समझा रहा हूँ, मतलब वापिस स्कूल लेवल पे लेके आ गया। आप बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और यहीं से चालू करते हैं। ये हो गया एक आईएस इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बस दिमाग में रखिए और उसी से ही आगे बढ़ते जाइए। अब कंपोनेंट क्या होते हैं कंप्यूटर के? देखिए, ये हो गया पहला पहला पार्ट कंप्लीट, इस पे सबके बारे में बताया गया है। फिर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले कंप्यूटर की पेरिफेरल्स क्या होते हैं। तो पेरिफेरल्स मतलब क्या हो गया कि इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई। अब इसके डेप्थ में नहीं घुस रहा हूँ, इतना तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब चीजों का मतलब आपको पता है। तो इनपुट डिवाइस है आपके, उसके बाद आता है यहाँ पे आउटपुट, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और फिर यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर के कुछ पार्ट्स आते हैं। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब जैसे इनपुट आउटपुट के बाद आता है हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसके अंदर आता है सीपीयू। अब ये जो आपका एक सीपीयू है, अब वो सीपीयू के अंदर किस हिसाब से वर्किंग हो रही है, वो हम क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली सीपीयू के अंदर। एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और तीसरा होता है रजिस्टर्स। तो देखिए, कंट्रोल जो यूनिट है उसका क्या काम है? फैच करना और डिकोड करना। वो चीजों को फैच करता है और उसको डिकोड करता है। और फिर अरिथमेटिक यूनिट उसको एग्जीक्यूट करता है, जो हमने प्रोग्रामिंग जो 1-0 के फॉर्मेट में आती है कोडिंग, उसको रीड करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करने का काम अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट कर रहा है, और रजिस्टर्स क्या कर रहे हैं? उसको स्टोर करने का काम। अब देखिए, ये 3 नए वर्ड आए हैं आपके पास। एक तो आ गया आपके पास कंट्रोल यूनिट, दूसरा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और रजिस्टर्स। इसको याद करते चलिए ये वर्ड्स। अब इसको अगर हम इमेजिन करें कंप्यूटर, अब कंप्यूटर में इधर से इनपुट आ रहा है, तो इनपुट कहाँ से आ रहा है? हमारे पास माउस से आ रहा है, कीबोर्ड से आ रहा है, यहाँ से इनपुट आ रहा है। अब इनपुट जैसे आया, अब देखिए इनपुट आ रहा है, मैंने ए टाइप किया, ए, तो ए टाइप किया, तो कंप्यूटर क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज। तो ए को वो कैसे समझेगा? 0 और 1 को ट्रांसफर हो रहा है। तो ए ट्रांसफर कैसे हो रहा है? वायर के थ्रू। जैसे कीबोर्ड में मैंने जैसे ए टाइप किया, वायर की मदद से वो गया कंप्यूटर सीपीयू। तो वायर क्या लेके जा रहा है? वायर ए को कैसे लेके जाएगा? अब वायर ए को कैसे लेके जाएगा? वो इलेक्ट्रॉनिक करंट की मदद से लेके जाएगा। अब करंट से कैसे लेके जाएगा? तो करंट क्या होता है? जैसे अगर मैं उसको प्लस, अगर इसमें क्या होता है? अप्स एंड डाउन होते हैं करंट में। तो अगर अप्स हो रहा है तो मान लो मैं उसको 1 मानूंगा, और डाउन हो रहा है तो मैं उसको 0 मानूंगा, और 0 और 1 से कोडिंग होगी।
अब 0 और 1 की कोडिंग होके ए जो कैरेक्टर है वो बनेगा 8 बिट का, 8 बिट का कैरेक्टर बना। 8 बिट का कैरेक्टर ये गया 010101 करके, जो भी इसका कोडिंग रहेगा 10010002, फिर जो भी सॉरी 100101, ये इसी में आएगा 1 और 0 1 और 0, ये गया सीपीयू के अंदर। अब सीपीयू के अंदर जैसे ही वो पहुंचेगा तो वहां पे क्या आएगा, कौन इसको रीड करेगा, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट उसको फैच करेगा, जैसे उसको 1001 को फैच किया और फैच करने के बाद उसको वो डिकोड करेगा। अब इसको कैसे डिकोड करेगा, वापिस उसमें फॉर्मूला लगाएगा कि 100 ये किसका है, तो वो उसको समझ में आएगा अच्छा ये ए है, तो उसने डिकोड कर दिया ए। फिर अब ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें टाइप करी, वैसे वो नंबर्स टाइप किए 1+2, मैंने ऐसे कोडिंग टाइप किया तो 1 का जाएगा ऐसी 01 में, 2 का भी फॉर्मेट जाएगा और प्लस करने का भी जो सिंबल है उसका भी कोडिंग जाएगी। अब ये तीनों कोडिंग पहुंच गई, जिसने कंट्रोल यूनिट ने उसको पढ़ लिया और डिकोड कर दिया। अब ये जाएगा अर्थमेटिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट जो है वो इसको सॉल्व करेगा। अच्छा 1+2 बोलना चाह रहे हो तो ये होता है 3, तो वो 3 उसको डिकोड कर दिया। अब ये 3 को कहां रखेगा, वो उसको जाके वो सेव करेगा रजिस्टर। देखिए अब ये जो फंक्शन होगा, अब ये कहीं ना कहीं उसको यूज करना होगा हमें मॉनिटर की मदद से। अब जब आउटपुट में जाना है तो आउटपुट में जाने से पहले उस रजिस्टर में उसने सेव किया और फिर रजिस्टर में सेव करने के बाद वो आउटपुट की तरफ बढ़ रहा है। अब आउटपुट में क्या रहेगा, हमारे पास मॉनिटर आ गया, तो मॉनिटर में वो डिस्प्ले में आ रहा है। वैसे अब देखिए मॉनिटर में ना 2 वैरायटी है आपके बुक में, थोड़ा सा याद करने वाले इसीलिए आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते जाऊंगा। जैसे कैथोड रे ट्यूब एक होता है और एक होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसमें जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जैसे एलसीडी स्क्रीन जो हम बोलते हैं, तो एलसीडी जो आजकल चल रही है, तो ये एलसीडी स्क्रीन क्या होती है तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, एक लो पावर्ड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है ये, और इसमें रॉड शेप्ड क्रिस्टल रहते हैं, क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जिसको एकदम हाई इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो से भेजा जाता है, जिसके उसका जो पैटर्न है वो बदल जाता है, जिससे कि हमें डिस्प्ले दिखता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एलसीडी क्या होता है, अब इसको और देख सकते हैं कि एलसीडी का किस तरह आपसे उसके अंदर की इंटरनल वर्किंग होती है, अभी ये समझ के चलते। तो ये हो गया, हम आउटपुट में आ गए। अब ये आउटपुट तक पहुंचने के बाद अब डाटा को हमें स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए देखिए यहाँ पे स्टोर जब हम करने जाएंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी लगी हुई है। प्राइमरी मेमोरी में क्या हो गया, रैम और रोम, रीड ओनली मेमोरी और जो जो रोम हो गया। तो रोम क्या हो रहा है, रोम की मदद से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चल पा रहा है। रोम एकदम फास्ट एक मेमोरी होती है, रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी होती है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में रोम जो कि रीड ओनली हो गया, उसमें भाई जैसे हम उसको कंप्यूटर को बंद करेंगे तो वो जो रहेगा वो वहां पे हमेशा सेव रहेगा, जिसको बार बार यूज किया जा सकता है। और रैम जो है वो हट जाएगा, रैम जो है वो कंप्यूटर बंद होगा, वोल्टेज खत्म होगा तो वो हट जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया रैम, रैम और रोम कंप्यूटर के अंदर की वो हो गया प्राइमरी। अब सेकेंडरी मेमोरी में क्या हो गया, हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क जो आप यूज करते आ रहे हैं, आपके अगर से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगती है, आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लग रही है, तो कंप्यूटर में भी 2 प्रकार की हार्ड डिस्क आ रही है, एक एचडीडी और एक एचडीडी। तो देखिए अब एचडीडी और एसडीडी, तो ये 2 अलग अलग कंसेप्ट चल रहे हैं। एचडीडी वो पुराना कंसेप्ट है। एचडीडी में क्या होता है कि मैग्नेटिक की मदद से उसको स्टोर किया जाता है, उसमें एक व्हील है जो वो चलता रहता है और जिसको रीड करता है। और जो सेकेंड जो कैटेगरी है एचडीडी, ये वो है जो आपकी फ्लैश टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। ये क्या यूज कर रहा है, जैसे आपकी जो अलग से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है या फिर अलग से पेन ड्राइव लगाते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। जैसे आप मैं अपने कंप्यूटर में देखा हूं आपको, तो मैंने अपने कंप्यूटर को फास्ट वर्किंग करवाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, जैसे जो सी प्रोग्राम है, तो सी प्रोग्राम में मैंने एसडीडी लगा लिया और एचडीडी में मैंने विंडोज को इंस्टॉल करवा लिया, ताकि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एकदम फास्ट चले। और वैसे मेरा ये इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे टैली है, वैसे कंप्यू ऑफिस है, तो ये सबको मैंने इसमें इंस्टॉल करा सी। और बाकी क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं एचडीडी, इसीलिए इसको जरूरी नहीं कि एकदम पूरा का पूरा अगर आप स्पेस है वो पूरा एचडीडी लगा लें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। तो आप एक छोटा सा पोर्शन लगा सकते हैं जिसमें कि आप इस तरीके से इंस्टॉल कर लें, और बाकी के लिए आप एचडीडी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट काम आ जाएगा यहाँ पे। फिर अब ये तो हो गया किस हिसाब से स्टोरेज रखा है। अब इसमें साथ में एक चीज और यूज होता है, वर्चुअल मेमोरी। देखिए वर्चुअल मेमोरी भी यूज हो रही है। वर्चुअल मेमोरी क्या हो रहा है, जब रैम जैसे कम रैम है, रैम खत्म हो जा रहा है, फिर भी हमारे कुछ फंक्शंस को चलाना है, तो एक वर्चुअल मेमोरी एक बना देते हैं। इसी जो हार्ड डिस्क है इसका कुछ पोर्शन को निकाल लेते हैं, जिसको हम रैम बना देते हैं। तो ये हो गया आपका वर्चुअल मेमोरी। अब देखिए ये जो सीपीयू है, सीपीयू में क्या है, अब जब आप उसको सिस्टम को ओपन करेंगे, सीपीयू को कभी खोल के देखेंगे, तो वहां पे देखना जो वायर गई हुई है, तो वायर कैसा है कि ऐसे एक चौड़ी चौड़ी वायर जाती है, हर एक में जुड़ी हुई रहती है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर जो पार्ट है, प्रोसेसर कनेक्टेड है हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क कनेक्टेड है आपका अलग अलग जो रैम है उससे कनेक्टेड, मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, ये सब चीज कनेक्टेड। तो ये कनेक्टेड जो होती है वो होती है, उसको बस लाइन्स बोलते हैं।
ठीक है, ये नाम याद रखना कि इसको क्या होते हैं हम, बस लाइन्स। ये हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेमोरी हमने समझ लिया, मेमोरी में हमने देखा था रजिस्टर, रजिस्टर में देख लिया, प्राइमरी मेमोरी देख लिया, सेकेंडरी मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। और एक मेमोरी एक और होती है, वो कैशे। कैशे क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है, आप देखिए रजिस्टर, रजिस्टर में क्या होता है, उसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है क्योंकि वो प्रोसेसर के जो काम हो रहा है उसको स्टोर करने के लिए रखा गया है, तो उसकी जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट है। और वहीं हम देखिए प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की, तो उसकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो है। तो अब इसका जो लैग आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, तो उसको कवर अप करने के लिए हमारे पास आते हैं यहाँ पे कैशे। कैशे मेमोरी की मदद ली जाती है ताकि इन जो जोड़ों का जो डिफरेंस आ रहा है उसको मेंटेन करके रखा जा सके। तो यहाँ पे इसका मतलब कैशे का ये है। ठीक है, अभी कैशे आप सुनते हुए आए होंगे, ब्राउजर वगैरह में आता है कैशे, वो एक अलग कैशे हो गया। ये यहाँ पे मेमोरी कैशे हो गया, जो कि स्पीड को मैचअप करने के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। वही कंसेप्ट वही रहेगा ब्राउजर में भी, पर वो दूसरा कंसेप्ट, लेकिन वेबसाइट की स्पीड और जो हमारा ब्राउजर की स्पीड है वो अलग अलग रहती है। तो ब्राउजर और जो वेबसाइट की स्पीड को मैचअप करने के लिए कैशे है, और जो कुछ डाटा स्टोर करके रखते हैं तो उसके लिए कैशे यूज होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा मेमोरी। अब चलते हैं वापस चार्ट पे। तो चार्ट में हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ तक का पोर्शन, ये कंपोनेंट क्या क्या होता है कंप्यूटर का, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके कंप्यूटर जो अभी आप जिसमें आप ये लेक्चर अगर कंप्यूटर में देख रहे होंगे, तो आपको एक माइंड में बैठता क्या होगा कि ये यहाँ से आया, ये डाटा गया, यहाँ से वापस चला गया डाटा, तो उसमें कैसा कैसा स्टोरेज हुआ, कैसे वर्क किया, सारा काम कैसे कर, ये क्लियर होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम डाटा रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी बिट्स एंड बाइट्स। अब ये वापस जो नेक्स्ट टॉपिक आया बिट्स एंड बाइट्स, इसको तो मैं समझाते हुए चल ही रहा था। जैसे ए है, वो उसके लिए क्या बताया था मैंने कि 0101 जो कोडिंग जा रहा है, तो ये क्या बनेगा, एक पूरा एक बाइट बनेगा। ठीक है, ये बिट्स हुआ, फिर उसका मिलके हो गया बाइट्स बनेगा, फिर बाइट्स मिलके फिर इस तरीके से बढ़ता चलता है। तो ये किस तरीके से बढ़ेगा, तो 8 बिट का एक बाइट बना, 8 बिट का एक बाइट, उसके बाद 1024 बाइट्स का एक किलो बाइट। फिर वैसे ही हम देखते जाएंगे तो मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, पेटाबाइट है, और बहुत सारे आजकल जो बिग डाटा तक जो हम पहुंच गए, तो वहां पे तो वो ये जो गीगा टेराबाइट जो हम गिन रहे हैं, वो टेराबाइट्स के भी करोड़ वर्जन पे चला गया है। इतना डाटा वहां पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके नाम आप इतने याद रख लें। बाकी आपको अगर इसको एक्सप्लोर करना है तो आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा कि इसके जितने लिस्ट है कि वो कहाँ तक जाता है, कि पेटाबाइट के बाद और क्या आता है, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद और क्या क्या आएगा, सब दिख जाएगा। वैसे ही अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि कैरेक्टर की एनकोडिंग। अब जैसे मैंने बताया था कि 01, अब इसका एनकोडिंग करने के लिए 2-3 कंसेप्ट आए हैं, जैसे कि आस्की है, आंसी है, यूनिकोड है। ये सब नाम है, ये सब स्टैंडर्ड्स के नाम है जिसके तरीके से इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। अब देखिए जैसे 8 बिट वाला था तो वो आस्की और आंसी 8 बिट तक चलते थे, पर वही यूनिकोड आजकल जो नया आ गया है वो 16 बिट तक ले रहा है। 16 बिट तक हम कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं कि कैसा कैसा रहेगा, तो उसमें क्या ऑप्शंस बढ़ गए हमारे। ठीक है, तो ये हमारा था कैरेक्टर एनकोडिंग। अब नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं डाटा स्टोरेज मीडिया। डाटा स्टोरेज मीडिया में यहां पे हमारे पास है सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल स्टोरेज। अब सेमीकंडक्टर क्या हो गया, सेमीकंडक्टर मतलब जो मैंने बताया कि एसएसडी है, रैम है, मतलब ये सारी की चीजें क्या है कि सेमीकंडक्टर, जो कि स्विचेस का मदद है। अब ये क्या होता है, सेमीकंडक्टर, स्विचेस, ये सब क्या है एक बार समझ लेते हैं। ट्रांजिस्टर्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं, तो ये सब क्या हो रहे हैं, जैसे ट्रांजिस्टर्स, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे रहते हैं जो कि हमारे हार्ड डिस्क पे रहते हैं, जो कि 0 और 1 को रीड करते हैं। 0 और 1, पूरी जो पूरी कंप्यूटर की दुनिया चल रही है वो 0 और 1 पे चल रही है। तो 0 और 1 को जो समझने का तरीका होता है वो इस तरीके से होता है, अगर वो जो हाई वोल्टेज है, प्लस वोल्टेज है, तो वो हो गया हमारा 1, नेगेटिव वोल्टेज है तो वो हो गया 0। वैसे ही अगर सेकेंड हम मैग्नेटिक में देखें तो नॉर्थ पोल है तो 1, साउथ पोल है तो 0, अल्टरनेटिव भी हो सकता है, उसका उस हिसाब से वर्क करता है। फिर ऑप्टिकल स्टोरेज में, ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे पिट्स बने रहते हैं, जैसे हम डीवीडी देखते हैं, तो डीवीडी में कैसे रीड करेगा, उसमें 0 और 1 है नहीं, ना मैग्नेटिक कुछ है, तो वहां पे कैसे रीड करेगा, तो वहां पे छोटे छोटे एकदम बारीक बिट्स रहते, पिट्स रहते हैं, मतलब गड्ढे रहते हैं, तो वो गड्ढे से रीड करेगा, जहां पे गड्ढा है वो 0, जहां पे गड्ढा नहीं है वो 1, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज। फिर अब ये पूरा था हमारा बेसिक्स, क्या क्या होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। अब हम आते हैं हार्डवेयर एसेट मैनेजमेंट। देखिए अब जैसे अब हमें समझ में आया कि ये हार्डवेयर लगने वाला है, हमने अभी बिजनेस नया नया चालू किया है, उसमें कैसे कैसे करना है हमें, तो ये हार्डवेयर खरीद के लाएंगे, उसका वैरायटी सब समझ लिए, तो हमें दिमाग में क्लियर हो गया कि किस हिसाब से सॉफ्टवेयर लाना। तो अब इसके लिए अब क्या प्रोसेस चालू हुआ, खरीदने का प्रोसेस चालू हुआ, जो कि आएगा हार्डवेयर एक्विजिशन। अब ये हार्डवेयर एक्विजिशन, तो उसमें एवेल्युएशन क्राइटेरिया रहेंगे, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से जब जज करेंगे हम कि कौन सा हमें जरूरत है, किस हिसाब का जो हमें जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है वो खरीद के लाना चाहते हैं, तो वो ये बताएंगे। फिर यहाँ पे आता है आईटीटी और आरएफपी।
ये दो वर्ड फिर से याद करने के हो गए, आईटीटी और आरएफपी। अब ये आईटीटी आरएफपी क्या होता है? आईटीटी होता है हमारा इन्विटेशन टू टेंडर। ये इन्विटेशन टू टेंडर क्या होता है कि हमें पता है कि हमें क्या क्या खरीदना है, हमें एसएसडी चाहिए, हमें इतना रैम चाहिए, हमें इतना ये चाहिए, हमें सब कुछ पता है। तो इसके लिए हम सीधा वो स्पेसिफिकेशन लिख दिए और फिर वेंडर को दे दिए कि ये हमें चाहिए, इसका टेंडर का कोटेशन भेजो। तो ये क्या हो गया? इन्विटेशन टू टेंडर। और दूसरा है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अब यहाँ पे हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए, हम बोलेंगे सीधा कि हमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, इसके लिए जो जो लगेगा आप उसके लिए प्रपोजल भेजो। तो वो सामने वाला बताएगा कि हमें ये, तुम्हें ये जरूरत पड़ सकती है, आप ये इसके हिसाब से, ये हमारा प्रपोजल। तो ये दो अलग अलग कंसेप्ट हुआ, आईटीटी और आरएफपी। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आईटीटी आरएफपी के बाद अब इसके मैट्रिक्स है कि कैसे हिसाब से हम हार्डवेयर को सिलेक्ट करें। तो मैट्रिक्स में हम जैसे नॉर्मल अभी लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं तो केस बेसिस पे जज करोगे, तो वैसे ही आपको यहाँ पे जज करते हैं, तो वो यहाँ पे बताया गया। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एक्विजिशन किस हिसाब से होएगा। एक्विजिशन होने के बाद उसको मेंटेन करना जरूरी है, तो मेंटेनेंस प्रोग्राम होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसके लिए अलग अलग आते हैं, हार्डवेयर एरर रिपोर्ट्स निकलती, सॉरी मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस के यहाँ पे दो कंसेप्ट है फिर इंपॉर्टेंट, फिर याद करने वाले दो कंसेप्ट है जो कि निकल के आ रहे हैं। पहला है MTBF, जो कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर। देखिए मीन टाइम बिटवीन फेलियर मतलब कितना टाइम हमारे पास बचा है फेलियर से पहले। तो क्या होना चाहिए? ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए कि फेलियर जब हो जाए उसके बाद जो मतलब फेलियर के पहले हमारे पास जो मैक्सिमम टाइम है वो बचे रहे, ताकि भाई पूरा सिस्टम ही बंद हो जाए। जैसे बैकअप, हमारे पास बैकअप रहेगा तो हम उसको चला पाएंगे थोड़ा देर के लिए। जैसे अगर हमारा लाइट गोल और यूपीएस है लगा हुआ, तो बैकअप कितना मिला? हमें 20 मिनट का बैकअप मिल गया यूपीएस। तो ये क्या हो? मीन टाइम बिटवीन फेलियर। मीन टाइम बिटवीन फेलियर कितना हुआ? 20 मिनट। ये क्या ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर मेरे पास पूरे दिन का बैकअप रहे कि मैं दिन भर लाइट बोल रही तो भी चला सकता हूँ, तो वैसा अगर तो और अच्छा है। ठीक है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। और दूसरा क्या है? मीन टाइम टू रिपेयर। अब मान लो कि अब मेरे पास लाइट गोल हो गई, अब मेरे पास अलग से जनरेटर लगा है और वो जनरेटर के लिए डीजल वाला जनरेटर अलग से चालू करके आना पड़ता है, ऑटोमेटिक स्टार्ट भी नहीं। तो अब कितना देर लग जा रहा है? तो ये हो गया मीन टाइम टू रिपेयर, मतलब कितनी जल्द से जल्द हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो अब वो कम से कम रहना चाहिए, ये हम हो सके कि अब विद इन अ सेकंड चालू हो जाए, तुरंत ही हमारा जैसे ही बंद हो तो तुरंत बैकअप मिल जाए, पावर बैकअप। तो ये सब इस तरीके से ये दो कंसेप्ट है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर और मीन टाइम टू रिपेयर। ओके, अब इन दोनों कंसेप्ट के बाद हम आगे जाते हैं हार्डवेयर मॉनिटरिंग। अब मॉनिटरिंग के लिए हम हार्डवेयर को मॉनिटरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हार्डवेयर का एरर रिपोर्ट्स निकलती है कि कौन कौन सॉफ्टवेयर नहीं चल पा रहा है, अवेलेबिलिटी रिपोर्ट्स है कि कितने क्या क्या हमारे पास जो हार्डवेयर है हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने अवेलेबल है। तो वो सारे रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन रिपोर्ट क्या क्या यूज हो रहा है। अब जैसे यूटिलाइजेशन रिपोर्ट कैसे निकलेगा, ताकि जैसे अगर अब यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे अभी 439 GB खाली है डी ड्राइव, तो अब ये क्या एक रिपोर्ट में निकल के आ जाएगा इस पीसी का इतना डिस्क खाली है। तो उसको क्या है, हम रिपोर्ट की मदद से आगे चल के जब हमें कुछ खरीदने जाएंगे तो हम उसमें देख सकते हैं कि अरे वाले कंप्यूटर में इतना खाली था, उसकी जगह को यूज कर लेंगे, सर्वर बना लेंगे, वहां से शेयर करके उसको यूज कर लेंगे। तो और खरीदने की जरूरत नहीं है, कम हार्ड डिस्क वाला भी लगा लेते हैं, काम चल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये सब काम। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डाटा एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट। ये वही है कैपेसिटी मैनेजमेंट जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर मान लो यहाँ पे मैंने स्पेस देखा, आप मेरे को देख रहा हूँ कि यहाँ पे जरूरत नहीं है मेरे को खरीदने की, तो मैं नहीं खरीदूंगा, उस हिसाब से चलेगा। अब जैसे कोई सॉफ्टवेयर है वो चाहता है कि मेरे को इतनी बड़ी जगह चाहिए, तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि तुम्हें कितनी जगह चाहिए। जब भी हम सॉफ्टवेयर कुछ डाउनलोड करते हैं तो वहाँ उसका एक डॉक्यूमेंटेशन रहता है, वहाँ लिखा रहता है कि आपको इतना इतना स्पेस अवेलेबल रहना चाहिए। तो वो सारी चीजों के लिए हमें डाटा और कैपेसिटी मैनेजमेंट यूज। और फिर हार्डवेयर का रिटायरमेंट। अब देखिए हार्डवेयर रिटायरमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर मैंने मान लो अगर अभी हार्ड डिस्क ये जो डी ड्राइव, अब ये डी ड्राइव को मैंने पूरा डिलीट कर दिया और फिर डिलीट करने के बाद उस हार्ड डिस्क को निकाला और जाके उसको फेंक दिया डस्टबिन में। अब हो सकता है उस डस्टबिन से कोई और उसको उठाए, ठीक है। अब जब वो डस्टबिन से उसको उठाएगा तो वो हो सकता है कि पूरे डाटा को रिकवर कर ले। बोलोगे अरे अभी तो डिलीट करे थे, तो वो रिकवर कैसे कर लेगा? देखिए यहाँ पे डिलीट होता है तो वो ऐसा नहीं कि परमानेंट डिलीट हो जाता है, फिर भी आपके पास वो ऑप्शंस रहते हैं। जैसे कई सॉफ्टवेयर आते हैं कुआ और ऐसे बहुत सारे एडवांस सॉफ्टवेयर है जो कि उसको डाटा को रिकवर कर सकते हैं। और अगर मान लो डिलीटेड जो फाइल्स है वो वापस रिकवर हो गई तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो ये हो गया हमारा, ये रिटायरमेंट जो है वो सही ढंग से होना चाहिए कि उसको सही ढंग से डिस्ट्रॉय करो, पूरे हार्ड डिस्क को पूरे डिस्ट्रॉय करो ताकि कोई और उसको पढ़ ही ना सके, कुछ उसको रिकवर ही नहीं कर सके। और फिर लास्ट में ऑडिटिंग हार्डवेयर। तो अब ये जितना भी कुछ हम पढ़ते आए, अब ऑडिट में हम वही जाके देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जरूरत थी, वहां पे अगर जब 1 टेराबाइट की जरूरत थी तो तुमने 1000 टेराबाइट का हार्ड डिस्क क्यों खरीद के लगाया? तो हम ये ऑडिट करेंगे कि ऑडिट में बताइए कि यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो वैसे हम ये चीजों को जो जो चीज हम पढ़ते जाते हैं उसी का पार्ट हम ऑडिट में कवर करेंगे।
कि ये सारी चीजें ढंग से लगाई जा रही है कि नहीं, ढंग से मेंटेनेंस प्रोग्राम बना है कि नहीं, मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स लगाए जा रहे हैं कि कैपेसिटी मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं, हार्डवेयर को अच्छे से रिटायर करा जा रहा है कि नहीं। तो ये सारी चेकलिस्ट बन जाएगी हमारी, जितनी टॉपिक्स पढ़े हो ये पूरी एक चेकलिस्ट बन गई, और वही चीज जब ऑडिट करेंगे तब काम आ जाएगी। ये हुआ हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, अब हार्डवेयर के बाद सेकेंड जो पार्ट चालू होगा वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ओके फाइन, अब आगे बढ़ते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जब हम चालू कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि इसका स्टार्टिंग में देखते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर, अब देखिए सॉफ्टवेयर मैंने बताया था कि दो प्रकार के सॉफ्टवेयर, पहला तो हुआ एक एप्लीकेशन और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन जो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं अलग से, और सिस्टम क्या हुआ जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज कर रहे हैं। तो ये दो प्रकार के होने वाले हैं। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग क्या क्या वैरायटी आती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो आप ये इसका रहेगा, इसमें जो सेकंड टॉपिक रहेगी वो अब हम समझते हैं क्या है। देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या हो सकता है। जैसे कई ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो कि सिंगल यूजर रहते हैं। सिंगल यूजर मतलब जैसे कि कई बार होता था कि MS DOS आता था जिसमें सिंगल टास्क किया जा सकता था, और जो सिंगल वन यूजर, एक ही यूजर एक बार में यूज कर रहा है। जैसे अब हम विंडोज वगैरह करते हैं तो यहाँ पे कई यूजर बना सकते हैं जिसको वो यूज कर सकते हैं, पर वो चीज कई बार पुराने जो आते थे उसमें अवेलेबल नहीं होती थी। तो वो हो गया हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी जो चल रहा है वो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर वैसे आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग क्या हुआ, जैसे आपके जो जब आप CPU खरीदने गए तो आपके में प्रोसेसर के बारे में आपने जाना कि वो प्रोसेसर जो आई कोर है जो आकर चलते हैं ना, i5 i10 जो वर्जन आते जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रोसेसिंग पावर बढ़ते जाते हैं। जैसे 4 कोर है, 8 कोर है, तो ऐसे अलग अलग प्रोसेसिंग की लिमिट बढ़ते जाती है। मतलब क्या हो रहा है कि कई जो जैसे मैंने बताया था कि फेच जो कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक यूनिट है, तो ये एक नहीं, ऐसे यहाँ पे उसका मल्टीपल बढ़ते जा रहे हैं, 4 4 8 8 एक साथ वो वर्किंग करेंगे। तो ये क्या है, प्रोसेसेस को रन कर रहे हैं सीपीयू के अंदर। तो वो कहलाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का मल्टी प्रोसेसिंग। तो जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में लगेगा जिसको वो मैनेज कर सके उस पूरे सिस्टम को सीपीयू के अंदर। फिर आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, जैसे हमारे अगर कोई आजकल जो यूज होता है जैसे स्मार्ट वॉचेस आ रही है, जैसे अगर हम देखें तो कार में जो इंस्टॉल हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये क्या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करेगा, एक तो प्रोसेसर मैनेजमेंट जो मैंने बताया कि अलग अलग प्रोग्राम अगर रन कर रहे हैं, अलग अलग प्रोसेसिंग जो रन हो रही है, 0 1 वाली जो कोडिंग है और जो अरिथमेटिक यूनिट रन हो रहा है, तो उसको मैनेज करने का काम करेगा। दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट अभी हमने देखा था पहले चैप्टर पे कि कैशे और ये सब में जो कम ज्यादा स्पीड हो रही है तो उसको मैनेज कौन करेगा, ये मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर डिवाइस मैनेजमेंट, जितने भी इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स जितने भी यूज हो रहे हैं उसको मैनेज करेगा। फाइल मैनेजमेंट, जो फाइल सिस्टम आपके कंप्यूटर पे पॉसिबल हो पा रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से हो रहा है। फिर सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, और जो अलग से हम हार्ड डिस्क वगैरह लगा रहे हैं तो उसके लिए। फिर नेटवर्किंग है, प्रोटेक्शन सिस्टम, अदर, ये इस तरीके से जो भी हमारा जो कंप्यूटर को रन करने के लिए जो चीजें यूज हो रही है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे फंक्शन कर रहा है, इसके कारण हमारा काम चल पा रहा है। तो ये हो गया हमारा बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम चलते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, अदर टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं। तो अदर टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। अब प्रोग्राम डेवलपमेंट जो सॉफ्टवेयर है तो वो कैसे हो रहा है, जैसे पहले जो अलग अलग चलते थे वर्जन के हिसाब से हम जाएंगे यहाँ पे। पहला यहाँ पे वर्जन है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो कि मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज किसको बोलेंगे, 0 और 1 वाली जो लैंग्वेज है वो हो गई हमारी मशीन लैंग्वेज। तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन। अब इस तरीके से अगर हम लिखते चले, कोई प्रोग्रामिंग कोडिंग लिख रहे हैं तो वो तो अभी आज की डेट में पॉसिबल ही नहीं है उसको बना पाना। तो ये क्या कहलाएगी, फर्स्ट जनरेशन। पहले जमाने में इस तरीके से लिखे जाती थी कोडिंग। फिर सेकंड जनरेशन आया जहां पे कि असेंबली लैंग्वेज आई। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज जैसे आई वो इंग्लिश जैसी थी थोड़ी बहुत। जैसे अगर हम कोई कमांड दे सकते हैं कि अगर हमें मान लो अगर कोई कोड लिखना है LDA दिए, तो अगर LDA का मतलब है लोड करने के लिए LDA एक शॉर्टकट बना दिया। तो इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज। अब और थोड़ा सा रिफाइन लैंग्वेज आया थर्ड जनरेशन में जहां पे प्रॉपर लोड बोलने से वो पूरी लोडिंग के लिए अलग से हमारे पास कोडिंग आ गई। तो ये जो हो गया थर्ड जनरेशन, जिसमें कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लैंग्वेज थी वो यूज करते थे, जैसे फोटोन है, कोबोल है, ये सारी यूज करते थे। फिर फोर्थ जनरेशन जो आया, फोर्थ जनरेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे प्री प्रोग्राम्ड फंक्शंस आने लगे। अब प्री प्रोग्राम फंक्शंस कैसे, अब इसको थोड़ा समझते हैं। थर्ड और फोर्थ को दोनों में देखिए इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे थर्ड जनरेशन में क्या था, उसको बताना पड़ता था कि क्या करना है और कैसे करना है, ये थर्ड जनरेशन वाले को बताना पड़ता है। फोर्थ जनरेशन में बताना पड़ता है क्या करना है, कैसे करना है वो नहीं बताना, वो उसको पता है कैसे करना है, क्या करना है बस बताना है हमें, फोर्थ जनरेशन। और अब फिफ्थ जनरेशन जो आ गई है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली।
यहाँ पे ये जो है वो क्या करना है, कैसे करना है, ये सब खुद करता है, बस हमें प्रॉब्लम क्या है वो बतानी पड़ती है। तो ये क्या हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला 5th जनरेशन। यहाँ पे कैसे प्रोलॉग है, मर्क्यूरी से अलग अलग लैंग्वेजेस है जो यहाँ पे हमें 5th जनरेशन पे यूज की जाती है। अब इन जो लैंग्वेजेस है ये अलग अलग लैंग्वेजेस हो गई। अब इन लैंग्वेजेस को कुछ टूल्स की मदद लगेगी जब तो हम कन्वर्ट कर पाएंगे इन चीजों को। तो टूल्स की मदद जो है वो देखते हैं। तो पहला आता है असेंबलर। असेंबलर क्या होता है, ये जो 2G लैंग्वेज थी उसको 1G लैंग्वेज में फर्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब थोड़ा बहुत जो इंग्लिश लिख रहे थे उसको हम 0 और 1 में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर समझ सके। तो ये कौन करेगा, असेंबलर। दूसरा है यहाँ पे कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा, जो 3rd जनरेशन वाली थी उसको फर्स्ट जनरेशन 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा। ये किसका काम है, कंपाइलर। फिर आएगा इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, देखिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों सेम काम कर रहे हैं, 3rd जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन में ले जाने का काम कर रहे हैं, पर दोनों में फर्क क्या है। कंपाइलर क्या करता है, वो पूरे के पूरे लैंग्वेज को एक साथ पूरा कन्वर्ट करने के लिए करता है, और वही इंटरप्रेटर क्या है, लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन को समझता है। एक लाइन पहले समझेगा फिर दूसरा लाइन समझेगा, तो हो गया इंटरप्रेटर। उसके बाद आता है हमारे पास एसक्यूएल इंजन। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इंजन। देखिए नाम समझते चलिए, एसक्यूएल इंजन। अब ये कहाँ काम आएगा, जब हम डीबीएस चैप्टर पढ़ेंगे ना वहां काम आएगा। तो ये डीबीएस में क्या करते हैं, एसक्यूएल जो स्टेटमेंट्स आते हैं उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। फिर आएगा डीबगर। डीबगर क्या, कुछ प्रॉब्लम आ रही है कोडिंग वोडिंग में तो उसका एरर्स का जो रिपोर्ट्स है वो देगा और सॉल्व करेगा। फिर इस तरीके से लिंकर, लोडर, एडिटर, ये सारा का सारे टूल्स है जो इसमें यूज करने वाले हैं हम, ताकि ये कंप्यूटर को हम समझा सके कि भाई ये लैंग्वेज है, अब इसको तुम समझो और इसमें वर्क करो। मतलब पहले कोड को फेच करो, डिकोड करो। कौन करेगा, याद करिए, कंट्रोल यूनिट। और फिर उसके बाद उसको डिकोड करके फिर वहां पे जो यूज करना है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट वहां पे यूज करेगा और फिर उसको स्टोर करेगा रजिस्टर। ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट कवरेज इसका कि किस हिसाब से वर्क करता है प्रोग्राम डेवलपमेंट। इसके बाद एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर। अब एक्सेस कंट्रोल के लिए सॉफ्टवेयर आजकल आने लग गए हैं। तो ये क्या हो सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम देखें कि अगर हम थंब प्रिंट अगर कुछ लगा रखे तो उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर एक लग रहा है जिससे कि वो एक्सेस को मैनेज करता है। वैसे अगर आईडी पासवर्ड जो हमारा जो सिस्टम मांगता है तो वो एक एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर की मदद से पॉसिबल हो पा रहा है। तो ये हो गया एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर। फिर डाटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से ये सारा जो सिस्टम है कंप्यूटर ये वर्क कर पा रहा है। तो अब डाटा कम्युनिकेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भाई जो जो हमारे कम्युनिकेशन, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ वॉइस को रिकॉग्नाइज करके कन्वर्ट करना, ये सब इसी सॉफ्टवेयर की मदद से हो रहा है। डाटा को कन्वर्ट करना है, वीडियो जो चल रहा है उसको कन्वर्ट करना, तो ये सब आएगा डाटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। फिर यूटिलिटी प्रोग्राम, छोटे छोटे और भी प्रोग्राम्स है जो हमारे कंप्यूटर यूज करता है ताकि हमारा ये सिस्टम वर्क कर पाए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है हमारा सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए सिक्योरिटी कंट्रोल्स में एक्सेस कंट्रोल्स जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे देख रहे हैं, तो वो एक्सेस कंट्रोल्स क्या गया, आईडी पासवर्ड जो हम यूज कर रहे हैं वो हो गया एक्सेस कंट्रोल्स। और उसके बाद उसमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, एक यूजर को क्रिएट कर सकते हैं हम। जैसे हम जाएंगे अगर विंडोज में, तो विंडोज के सेटिंग्स में जाएंगे कंट्रोल पैनल से, तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन है यूजर को क्रिएट कर सकते हैं, असाइन रोल असाइन कर सकते हैं, पासवर्ड असाइन कर सकते हैं, राइट्स और परमिशन असाइन कर सकते हैं इस तरीके से। और उस सिक्योरिटी ऑडिटिंग भी कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, उसमें एक फीचर्स रहता है जिसकी मदद से हम वहां पे कौन क्या लॉगिन किया, कब लॉगिन किया, क्या क्या काम किया, वो सब हम लॉग्स को चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी एंड कंट्रोल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। और फिर जो हम हार्डवेयर में देखते आए थे वही अब वापस से रिपीट होगा सॉफ्टवेयर में, कि सॉफ्टवेयर को फिर एक्विजिशन होगा। सॉफ्टवेयर के एक्विजिशन के लिए वही जो पैटर्न है कि किस हिसाब से खरीदने जाएंगे हम, तो वो खरीदने जाने का पूरा ये कंसेप्ट आएगा इस पार्ट में। और फिर आएगा सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट। देखिए सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट में क्या है कि जितने भी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड ऐड और रिमूव प्रोग्राम हम जाके देखते हैं ना कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, वैसे हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे क्या क्या प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है, उसका लाइसेंस कब एक्सपायर हो रहा है, किस हिसाब से, तो वो एक मैनेजमेंट को हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट। इसी में आएगा एंड पॉइंट मैनेजमेंट। एंड पॉइंट मैनेजमेंट क्या हो गया, जैसे अगर मैं मेरा बैंक में एटीएम, तो एटीएम में भी कोई सॉफ्टवेयर रन हो रहा है तो वो एंड पॉइंट कहलाएगा। तो वो एंड पॉइंट का मैनेज जो सॉफ्टवेयर है उसका भी मैनेजमेंट हमें यहाँ पे करना जरूरी है। उसके बाद डिजिटल राइट्स, अब जैसे पेटेंट है, कॉपी राइट्स है, तो वो सबका कैसे मैनेजमेंट होगा। डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट में जैसे मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो वीडियो को जब इसको एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जारी है कि नहीं, उसके बाद वो कहीं सर्कुलेट ना हो जाए तो उसके लिए क्या क्या यूज हो रहा है, वो डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट में क्या है। और फिर लास्ट में ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर। जहां पे भी ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर आया, मतलब ये समझ जाओ ये पूरे चैप्टर में जो पढ़े उसमें क्या क्या उसको कैसे वो उसकी चेकलिस्ट बना लो कि भाई वहां पे ये सिक्योरिटी लगाई जा रही है, एक्सेस कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, डाटा ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स अगर प्रॉपर यूज करे जा रहे हैं कि नहीं, एक्विजिशन सही तरीके से किया गया है कि नहीं, लाइसेंस तो एक्सपायर नहीं हो जा रहे हैं, फिर सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट का कोई टेक्निक यूज किया जा रहा है कि नहीं, एंड पॉइंट मैनेजमेंट कर रहे हैं कि नहीं, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट कर रहे हैं कि नहीं, तो वो हो गई ऑडिटिंग की सॉफ्टवेयर की चेकलिस्ट।
तो ये यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा पार्ट 2 कंप्लीट, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर इसमें थर्ड आता है डाटाबेस एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये पार्ट 3 देखिए, पहले 2 पार्ट क्लियर हो गए, हार्डवेयर पूरा हार्डवेयर हमने पूरा क्लियर किया कि क्या होता है, इंडेप्थ हमने देख लिया, सॉफ्टवेयर देख लिया। अब उसके डाटाबेस में जा रहे हैं। अब डाटाबेस जब हम समझने जाते हैं तो डाटाबेस मैनेजमेंट एक टॉपिक आती है, डाटाबेस मैनेजमेंट। अब इस डाटाबेस मैनेजमेंट में हम देखेंगे क्या क्या कि DIKW क्या है, ये हायरार्की क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, डाटाबेस मॉडल्स क्या है, ये सारी चीजें। फिर और भी इसमें अलग अलग पार्ट्स है, ये ऑल टुगेदर पूरा डाटाबेस आपको समझाएगा। एक डाटाबेस क्या होता है मैं आपको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं ये एक मेरी वेबसाइट है, अगर इस वेबसाइट पे अगर मैं लेके चलूं तो ये वेबसाइट का ये डैशबोर्ड, अब ये डैशबोर्ड है, ये बैकएंड है जहां से मैं मैनेज कर रहा हूँ इस वेबसाइट को। अब इस वेबसाइट में अगर मैं देखूं तो इसमें ये जो डाटा, अगर कोई भी डाटा आता है तो वो सेव कहाँ हो रहा है, एक बैकएंड में डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो यूज हो रहा है वो वहां पे सेव हो रहा है। अब ये यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, तो उसके लिए मैं चले जाता हूँ, मेरे पास एक जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे साइड ग्राउंड का एक मैं होस्टिंग ले रखा हूँ अपनी वेबसाइट को चलाने के लिए। तो साइड ग्राउंड की होस्टिंग में चले जाता हूँ। वहां पे अगर हम देखें वेबसाइट्स में अगर मैं जाऊं तो वेबसाइट से यहां से मैं क्या जाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके PHP माई एडमिन पैनल पे जहां पे मेरा डाटाबेस जो स्टोर्ड है उसमें जाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं चले जाता हूँ साइट टूल्स पे। देखिए इस तरीके से होता है, ये भी टॉपिक कवर होगी आगे चल के। क्लाउड, ये क्लाउड है, क्लाउड मैंने यूज कर रहा हूँ, क्लाउड सर्विस। क्लाउड सर्विस के लिए मैंने एक वेबसाइट के लिए होस्टिंग प्रोवाइडर ले रखा है साइड ग्राउंड करके, जो कि मेरे क्लाउड का एक जगह दे रखा है कि यहाँ पे आपका ये जगह है, ये सर्वर है, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को आप होस्ट करिए, मतलब अपनी वेबसाइट को स्टोर करिए, रखिए। जैसे अब मेरी 1 GB की वेबसाइट है तो 1 GB मेरे को स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस देने का काम कर रहा है मेरा ये साइट। फिर वैसे ही मेरे को चाहिए कि मेरे को ये रैम चाहिए 4 GB, तो 4 GB रैम देने का काम कर रही है साइट। क्लाउड प्रोवाइडर है, ये सर्विस प्रोवाइडर है। अब इसी से मैं चाहता हूं यहाँ पे अगर मैं साइट पे जाके MySQL, देखिए MySQL जो होता है वो MySQL जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, और इसमें मैं जा रहा हूँ PHP माई एडमिन पे। ये चले जाते हैं PHP माई एडमिन। देखिए इस तरीके का ये एक ओपन हुआ है। अब यहाँ पे ये मेरा ये डाटाबेस prokhata.com ये दिख रहा है, ये डाटाबेस है। और फिर ये डाटाबेस के अंदर के ये अलग अलग टेबल्स जिसमें कि कॉलम्स, इंडेक्स ये इस तरीके से दी हुए। अब इसी में ये डाटाबेस आ गए। अब ये डाटाबेस जैसे अगर मैं देखूं, ये मेरा टेबल हुआ, जैसे अब ये टेबल, अब ये टेबल्स में ऐसे ये रोज आइटम, देखिए एक प्रकार से थोड़ा एक्सेल जैसे ही दिख रहा है आपको, एक्सेल ही है, उसी का एडवांस वर्जन हो गया ये MySQL, जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो ये हो गया यहाँ पे डाटाबेस में, देखिए एक्सेल जैसे ही दिख रहा है, ये रोज है, ये कॉलम्स है। तो यहाँ पे जो रोज है ना, ये रोज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, टपल, टपल बोलते हैं। ये हो गया हमारा फील्ड्स हो गया, ये फील्ड्स कहलाएगा, जैसे ये एक फील्ड हो गया ये पूरा। उसके बाद ये हो गया हमारे पास पूरा ये टेबल हो गया, फिर ये उसका डाटाबेस हो गया, अलग अलग समझिए एक स्ट्रक्चर टाइप से। फिर इसमें देखिए तो ये SQL जो नाम आया था ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो यहाँ पे मैं क्वेरी कर सकता हूँ, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, तो इस तरीके से क्वेरी की जाती है। इसमें सिलेक्ट, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, टेबल में क्या क्या अगर मेरे को कुछ फंक्शंस करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पे उन कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। फिर कुछ सर्च करना है, इंसर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो वैसे यहाँ पे ट्रिगर्स भी रहते हैं, कुछ कुछ ट्रिगर्स अगर मेरे को रखना है तो वो सब यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये पूरा आपको एक लाइव एक ओवरव्यू दिया कि डाटाबेस दिखता कैसे है। देखिए आप जो अगर कंप्यूटर ऑफिस यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर ऑफिस भी MySQL में वर्क, जैसे अगर आप कंप्यूटर ऑफिस में अगर कोई रिटर्न का कुछ डाटा स्टोर करते हैं तो वो पूरा का पूरा आपको कंप्यूटर ऑफिस के डाटाबेस में दिखेगा कि वो जो MySQL है वहां पे आप जाके उसको बैकएंड से भी एक्सेस कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डाटाबेस किस हिसाब से दिखने वाला है। तो अब इसी में हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले, DIKW मतलब हो गया डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम। तो वो एक प्रकार से एक एंक्रोनिम यूज किया गया है, ताकि वो सबसे पहले डाटा रहता है, फिर इन्फॉर्मेशन बनता है, इन्फॉर्मेशन से नॉलेज बनता है, नॉलेज से विजडम बनता है। तो उसके बाद हायरार्की, जो डाटा की हायरार्की रहती है, तो हायरार्की मैंने अभी आपको बताया कि रोज, कॉलम्स, फिर उसके बाद टेबल्स आता है, फिर उसके बाद डाटाबेस आता है। फिर डाटाबेस क्या हो गया वो भी आप समझ गए, तो एक ओवरव्यू आपको मिल गया क्या क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे, डाटाबेस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको कवर करते हुए चलेंगे। देखिए अब हायरार्की में ये कंप्लीट होने के बाद हमारे पास हम चल गए हैं कि टाइप्स में, वैरायटी में। हायरार्कियल पहला आ रहा है, हायरार्कियल डाटाबेस मॉडल। तो जो हमारे कंप्यूटर में जो फॉलो हो रहा है वो कंप्यूटर वाला हायरार्कियल है। देखिए हायरार्की मेंटेन हो रही है, ये माय पीसी खोलने पर ये खुल रहा है, फिर डी खोलने पर ये खुल रहा है, ये क्या कहलाएगा, हायरार्की है। एक के अंदर एक के अंदर एक चाइल्ड आते जाते हैं। और वही फिर नेक्स्ट आता है इसमें, हायरार्की के बाद आता है नेटवर्क।
नेटवर्क वाला कैसे काम आएगा? देखिए नेटवर्क वाला मैं आपको समझाता हूँ। नेटवर्क वाले में क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे अलग अलग टेबल्स। अब वो टेबल्स कैसे जुड़े रह सकते हैं, जैसे अगर मैं बैंक के एंगल में देखूं तो बैंक में अगर सेविंग अकाउंट है और उसका करंट अकाउंट है, तो वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, कस्टमर आईडी से। कस्टमर आईडी से उसी बंदे के दो दो अकाउंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये नेटवर्किंग वाला स्ट्रक्चर भी एक बनता है। और फिर आता है हमारा रिलेशन डाटाबेस मॉडल, जो अभी हम लेटेस्ट में यूज कर रहे हैं, जो मेरी वेबसाइट पे यूज किया गया है, वो है रिलेशन डाटाबेस मॉडल। यहाँ पे जो यूज किया गया है वो रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब नया नया टर्मिनोलॉजीज आ जाएगा पिक्चर में, ये सब अलॉट करते हैं ताकि हमारा जो डाटाबेस है वो वर्क कर पाए। अब कैसे होता है, जैसे अगर मान लो मेरे जो वेबसाइट पे, अगर मेरे प्रोखाता.com ये वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट में अगर मैं ऑर्डर, मेरे पास अगर कोई ऑर्डर आता है, सबसे पहले तो साइन अप करोगे, तो साइन अप करें तो आपका क्या बन जाएगा, कस्टमर का एक टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कस्टमर का टेबल बन जाएगा। ये सॉरी, ये आपका कस्टमर का टेबल बन गया। यहाँ पे ये टेबल, ये जो एक डाटाबेस में अगर देखूं यहाँ पे, तो वो एक कस्टमर टेबल आ जाएगा। और फिर एक और, जैसे आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो एक ऑर्डर टेबल आ जाएगा। अब कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल दोनों को कुछ लिंक करना पड़ेगा, तब तो मेरे को पता चलेगा कि भाई ये ऑर्डर आया है तो इस बंदे का एक ऑर्डर आया है। तो उसको लिंक करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या चीज यूज किया, एक कंसेप्ट यूज किया जिसमें कस्टमर आईडी दे रहा हूँ, तो वो यूनिक रहेगी हर एक की कस्टमर आईडी। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या यूज करती है, पैन नंबर, तो पैन नंबर क्या यूनिक रहता है सब लोगों के लिए, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी की। अब प्राइमरी की हो गया। अब मेरा ऑर्डर टेबल है, तो ऑर्डर टेबल में ऑर्डर नंबर आ रहा है, पर ऑर्डर नंबर के साथ वो लिंक किससे हो रहा है, प्राइमरी की जो मेरा था कस्टमर आईडी से। तो कस्टमर आईडी से जुड़ने का काम कर रहा है। तो जब मैं अगर कस्टमर टेबल के अंदर रहूंगा तो कस्टमर आईडी मेरे लिए क्या रहेगी, प्राइमरी की। जब मैं ऑर्डर टेबल के अंदर रहूंगा तब मेरे लिए कस्टमर आईडी जो रहेगी वो फॉरेन की। इस तरीके से होता है प्राइमरी की और फॉरेन की, दो अलग अलग टेबल्स में दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी, एक ही कॉलम को दो अलग अलग नाम से जाना जा रहा है यहाँ। तो ये हो गया हमारे पास रिलेशनशिप, किस हिसाब से रिलेशनल डाटाबेस में। इसमें एक कंसेप्ट और है, नॉर्मलाइजेशन। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है, जैसे अगर मेरे को मान लो एक यहाँ पे मेरे वेबसाइट पे अगर मैं एक क्विज चला रहा हूँ, अगर किसी को क्विज एक्सेस करना है, तो अगर वो क्विज एक्सेस कर रहा है तो वो क्विज में क्या हो रहा है कि अब क्विज का स्टेटिस्टिक्स आया कि भाई रिपोर्ट आई कि आपने ये आंसर दिया है। तो अब ये आंसर दिया है तो उसके लिए मेरे को क्या क्या लिंकिंग करनी पड़ेगी, रिलेशनशिप बनाते हुए चलना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिंक्ड है क्विज से, क्विज लिंक्ड है कोर्स से, कोर्स लिंक्ड है जो कस्टमर जिसने की परचेज किया है कोर्स को उससे, और उसके बाद वो दिख रहा है। अब वहां पे क्या है कि मेरे को जब वो क्विज का आंसर दिखा रहा हूँ तो ये सारी लिंकिंग तो जरूरत पड़ेगी, पर वहां पे एड्रेस की जरूरत है क्या, वहां पे फोन नंबर है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स की जरूरत है क्या, नहीं है। वहां पे नाम बस दिखाएंगे और बाकी सब चीजें डिटेल्स आ जाएगी तो काफी है उतना। तो ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन कहलाएगा कि हम उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, किसको क्या क्या जरूरत है तो उसको वही चीज हम यूज करें, बाकी चीज को अभी साइड करें। ये हो गया नॉर्मलाइजेशन, कम कर रहे चलो। और यही कंसेप्ट नॉर्मलाइजेशन कहाँ पे, अब जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं, जब बिग डाटा यूज करते हैं, तो वहां पे वो उल्टा होता है इसका। नॉर्मलाइजेशन नहीं करते, हम सबको एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि वहां पे अगर मैं एक एक चीजों को लिंक करने जाऊंगा तो इतना वास्ट डाटा रहेगा कि उसको लिंक करने के में प्रोसेसिंग का पावर यूज, तो डाटा वो रीड करने के लिए हमारे पास पावर नहीं बचेगा। तो इसीलिए वहां पे हम उसको उल्टा कंसेप्ट चलते हैं, डी नॉर्मलाइजेशन, किस पे, बिग डाटा वगैरह। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास डाटाबेस पूरा क्लियर हुआ। डाटाबेस में तीन स्कीमा हो जाएंगे, एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल स्कीमा। एक्सटर्नल स्कीमा ये यूजर व्यू वाला, जैसे अब ये जो मेरे को दिख रहा है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है ये यूजर व्यू है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल स्कीमा। अब इसके बाद आता है यहाँ पे हमारे पास कंसेप्चुअल स्कीमा। अब जब ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जो इसको मैनेज कर रहा है, वो क्या किया होगा, एक एक बनाया होगा कि कॉलम का टेबल बनाया होगा, फिर ऑर्डर्स का टेबल बनाया होगा, फिर उसमें क्या क्या कॉलम हेडिंग्स रहेगी वो सब बताया होगा। तो पूरा ये जो बनाने का काम चल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, कंसेप्चुअल स्कीमा। और इंटरनल स्कीमा मतलब ये जहां जाके स्टोर हो रहा है, तो उसको कंप्रेशन यूज कर रहे हैं, इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरनल स्कीमा। मतलब इसके अंदर में कैसे क्या मैनेज हो रहा है, डाटा को कैसे मैनेज किया। तो ये हो गया हमारे पास तीन स्कीमा। अब आते हैं हम लैंग्वेजेस में। स्कीमा के बाद हम चलते हैं, ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, ये यहां तक का पोर्शन रिलेशनल डाटा इंटीग्रिटी ये पूरा कंप्लीट हो गया, एक्सटर्नल कंसेप्चुअल इंटरनल तक। अब हम आगे लैंग्वेज में। अब लैंग्वेज में आते हैं तीन, डाटा डेफिनेशन, डाटा मैनिपुलेशन और डाटा कंट्रोल। देखिए डेफिनेशन में तो क्या हो गया कि डेफिनेशन में सिर्फ बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे हमें एक जो नया टेबल है, जो नया टेबल है वो क्रिएट करना है, तो ये सब क्या क्या करेगा डेफिनेशन में। अब मैनिपुलेशन में अगर उस टेबल में मेरे को कुछ डिलीट करना है, कुछ अपडेट करना है, तो वो हो गया मैनिपुलेशन।
और वही कंट्रोल में क्या हो गया, जैसे अगर मेरे को कुछ को एक्सेस प्रोवाइड करना है, रोल प्रोवाइड करना है कि इसको ये टेबल का एक्सेस मिल जाएगा, इसको ये, जैसे अब कोर्स में अगर अपने जो लेक्चर्स है उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया तो वो कौन उसको एक्सेस कर पाए, जो खरीदा है वो एक्सेस कर पाए, तो ये एक्सेस कंट्रोल जो लैंग्वेज है वो मदद आएगी डाटाबेस से उसको एक्सेस प्रोवाइड करने की। तो ये हो गए 3 लैंग्वेज। और इसमें फिर की कंसेप्ट, 2 कंसेप्ट यूज होते हैं, मेटा डाटा और डाटा डिक्शनरी। मेटा डाटा क्या होता है, डाटा का डाटा, डाटा के बारे में डाटा, तो क्या कहलाएगा, मेटा डाटा। जैसे अब अगर मैं बोलूं पैन नंबर, तो पैन नंबर के बारे में कुछ डाटा है हमारे पास कि पैन नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, इसमें 4 डिजिट ऐसा है, फिर 5 डिजिट, जो 4 डिजिट ऐसा रहेगा, फिर लास्ट में 1 डिजिट ऐसा रहेगा, मतलब ये जो पूरा बता रहा है तो ये डाटा के बारे में बता रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, मेटा डाटा। फिर डाटा डिक्शनरी, डाटा डिक्शनरी एक कंसेप्ट आ गया कि डाटा डिक्शनरी में क्या बताएगा कि ये जो डाटा है उसका क्या क्या काम आएगा, क्या क्या यूज आएगा। देखिए जैसे अगर इसमें मैं बताऊं कि यहाँ पे अगर पेन नंबर है तो मैं पेन नंबर में अल्फा न्यूमेरिक आने वाला, तो डाटा डिक्शनरी बताएगी कि किस वैरायटी का डाटा यहाँ पे डलवा है। डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट में आएगा, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर ही वहां पे आएगा, इस तरीके से वो बताएगा डाटा डिक्शनरी। फिर इसमें 2 लोग इंपॉर्टेंट जो क्या है, डाटाबेस, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो क्या हो गया कि यहाँ पे जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है ना, उसको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए ये सब मैनेज करने का, कि कैसे कंसेप्चुअल स्कीमा वर्क करता है, किस तरीके से होता है। और जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा कि भाई ये टेबल्स बनवा देना और ये टेबल्स में ये लिंकिंग करवा देना, तो ये बताएगा, कौन बताएगा, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। और करेगा कौन, उसको अलॉट करने का वो सब वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये 2 जो है वो इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये है हमारा पूरा कंसेप्ट डाटाबेस चैप्टर का। डाटाबेस चैप्टर में लास्ट में ऑडिटिंग आ गई है। ऑडिटिंग को मैं वही बताते चल रहा हूँ आपको कि ये जो जो पढ़ रहे हैं वो ये ऑडिटिंग करना है हमें यहाँ। तो ये खत्म हुआ डाटाबेस आपका पार्ट 3। फिर पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 बेसिकली जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डिप्लॉय करें उसके ऊपर पे है ये जो पार्ट 4 है। देखिए यहाँ पे 2 अप्रोच होता है, एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच और डिसेंट्रलाइज्ड। जैसे बैंक में पहले जो चलता था वो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच चलता था, हर एक ब्रांच का अपना अपना एक डाटाबेस होता था, अलग अलग स्टोर करते थे डाटा को, और फिर बाद में साल भर एंड होता था सब उसको कंसोलिडेट करते, तो वो क्या चलता था, डिसेंट्रलाइज्ड। और अभी क्या चल रहा है, सेंट्रलाइज्ड, कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एंट्री करता हूँ, मेरा जैसे 100 रुपीज मैंने यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन किया तो मेरे ब्रांच में तो अपडेट हो रहा है, साथ में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जहां तक जहां पे वो एक्सेस किया जा सकता है वहां हर जगह वो अपडेट हो गया एक ही बार। तो क्योंकि यहाँ पे क्या कंसेप्ट हो रहा है, एक जगह डाटाबेस को रखा गया, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच यूज किया। तो ये 2 डिप्लॉयमेंट की स्ट्रेटेजी है कि हमें पहले चूज करना पड़ेगा, हम सेंट्रलाइज करना चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइज। अब इसके बाद इसमें आता है कि सीबीएस, जो हमारा मेन बैंक में क्या यूज हो रहा है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है सीबीएस जिसको बोला जा रहा है, तो उसके लिए क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉल्यूशन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो अभी वापस हम चलते हैं इस चैप्टर के बेसिक्स पे थोड़ा बहुत, आप इसका एक ओवरव्यू देते हुए चलता हूँ आपको। पहला क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉल्यूशंस कंपोनेंट्स, मतलब यहाँ पे क्या क्या यूज होने वाले, जैसे अगर मेरे को अपने कोर बैंकिंग यूज करना है, मेरे को सिस्टम, तो मैं क्या क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगाऊं। सीबीएस जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग करना है तो उसके लिए एक मॉड्यूल लगाऊंगा, एक सर्वर लगाऊं, आरटीजीएस एनईएफटी करने के लिए, वेब सर्विस, कस्टमर कॉल सेंटर अगर मेरे को डालना है, ईमेल सर्विस डालना है, डाटा वेयर हाउस, अलग अलग मैं यहाँ पे एप्लीकेशन सॉल्यूशन यूज करूंगा। फिर उसके हिसाब से मैं हार्डवेयर कंपोनेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा, और फिर नेटवर्किंग लगाऊंगा, और फिर एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम कंपोनेंट्स, मतलब ये उसको सबको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा ताकि ये जो हार्डवेयर है, एप्लीकेशन है, नेटवर्किंग है, उसको मैनेज करे। और लास्ट में आएगा एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स। एनवायरमेंटल कंपोनेंट मतलब कि साथ में भाई डाटा सेंटर को रखे हैं तो उसमें क्या क्या इंस्टॉल कर रहे हैं, हम एसी लगा रहे हैं ताकि वो गर्म होकर खराब ना हो जाए, बंद ना हो जाए, तो ये सब एनवायरमेंटल कंपोनेंट। ये सारी चीजें आएगी हमारे डाटाबेस, जो डाटा सेंटर के अंदर हमें यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या हो गया कि अब जैसे आप हर चीज हमने इंस्टॉल कर लिया, अब उसको कॉन्फ़िगर करना जरूरी है। अगर मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं, अगर आपने टैली खरीद लिया, अब टैली के बाद आप जैसे ही लाते हैं तो टैली में इंस्टॉल करें, कंपनी क्रिएट की, तो आप उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि भाई ये इसमें क्या, कौन सी करेंसी रहेगी, कौन सा ईआर है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका प्रॉपर एक मैनेजमेंट होना चाहिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है, वो है हार्डनिंग ऑफ सिस्टम्स। बहुत बार यूज होगा ये नाम, हार्डनिंग ऑफ सिस्टम क्या है। तो हार्डनिंग का मतलब ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा जो चल रहा है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बार बार हमें अपडेट करना है। तो जो अपडेट है उसमें सेटिंग्स है वो प्रॉपर है कि नहीं, तो जितना हार्डन रहेगा उतना हमारा वल्नरेबिलिटी से बचा रहेगा, उतना वायरस से बचा रहेगा हमारा सिस्टम। तो ये रहा हमारा पार्ट 4 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट। ये जाके आपका कंप्लीट होता है पूरा चैप्टर 1। चैप्टर 1 के बाद हम चलते हैं यहाँ पे चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 क्या था आपका, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब इस नेटवर्क पे सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट आ रहा है कि बेसिक्स क्या है,
कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले बेसिक्स क्या है कि सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, आपस में बात हमारे बात करने के लिए क्या क्या कम्युनिकेशन की बेसिक्स क्या क्या है, तो हम बात करने का वो हो गया हमारा बेसिक्स। अब वो बेसिक के बाद हमारे पास कंटेंट है, मीडियम है और एक बात करने का तरीका है जो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो ये हो गया तरीका बेसिक्स। अब आते हैं कि इसमें ट्रांसमिशन मोड किस तरफ से, तो सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स कैसा होगा कि एक डायरेक्शन से पहुंच जाएगा। अब एक डायरेक्शन से कैसे, कीबोर्ड में मैं टाइप करूंगा तो कीबोर्ड से सीपीयू हो जाएगा, सीपीयू से कभी वापस कीबोर्ड में आता है क्या कोई डाटा नहीं, तो यहाँ पे कौन सी वायर यूज करेंगे हम, सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स की एक बार में एक ही जाएगा, आएगा भी वापस पर एक बार में एक ही जाएगा, वॉकी टॉकी एक बार में एक ही जाएगा, फिर सामने वाला उसको बोलेगा कि ओवर एंड आउट, फिर दूसरा बोलेगा, सामने रिप्लाई करेगा। वैसे फुल डुप्लेक्स मतलब दोनों तरीके से आपस में बातचीत चल रही है, फुल डुप्लेक्स। तो ये हो गया हमारे पास तीन जो है ट्रांसमिशन मोड होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। उसके बाद आता है सीरियल ट्रांसमिशन। अब मैंने बोला ये डाटा जा रहा है तो अब डाटा को भेजेंगे कैसे, तो उसके जो सीरियल ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं वो दो तरीके होते हैं, एक होता है असिंक्रोनियस और एक होता है सिंक्रोनियस। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मैंने ए जो कैरेक्टर है उसको कंप्यूटर में भेजा 010101 पे। अब कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा कि ये डाटा ए जा रहा है, फिर उसके बाद बी जा रहा है, सी जा रहा है, तो ये कंप्यूटर को कैसे समझ में, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये जो कोडिंग लिखते हैं 0101 उसके पहले एक स्टार्ट बिट लगा देते हैं और एक स्टॉप बिट लगा देते और उसके बाद एक स्पेस छोड़ देते हैं। तो ये स्टार्ट बिट, एंड बिट और स्पेस छोड़ देते तो ये क्या लगेगा हमारा असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। और फिर सेकंड आता है सिंक्रोनियस। सिंक्रोनियस में क्या करते हैं, कंप्यूटर को पहले से हम सिखा दिए कि भाई देख 8 बिट का डाटा आने वाला है, हर 8 बिट के बाद तू खुद ही समझ लेना कि ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, हर 8 बिट के बाद गिनना चालू कर देना। तो ये क्या कौन सा टेक्निक रहेगा, सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। दो ट्रांसमिशन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेटवर्क कैटेगरी, लैन, मैन, वेब। लैन जो अब हमारे ऑफिस में यूज हो रहा है, मैन थोड़ा मेट्रोपॉलिटन जो एरिया थोड़ा बढ़ा दिए, हमारे ऑफिस में और भी 2-3 ब्रांचेस है उसके सर्वर को लिंक कर रखे, मेट्रोपॉलिटन हो गया। और वाइड एरिया मतलब इंटरनेट यूज कर रहे हैं, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो हो गया वाइड एरिया के हिसाब से बढ़ता जाएगा नेटवर्किंग का क्राइटेरिया। फिर आते हैं नेटवर्क के टाइप्स। तो नेटवर्क टाइप में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आ गया। क्लाइंट सर्वर मतलब क्या हुआ कि एक आपके अब जो हमारे ऑफिस में अगर हम देखें तो ऑफिस में एक सर्वर है और उस सर्वर से सारे पीसी चल रहे हैं, उससे डाटा एक्सेस कर रहे हैं, तो हो गया क्लाइंट सर्वर। और वहां पे पीयर टू पीयर में क्या होगा, जैसे मेरे पास दो ही कंप्यूटर, जैसे जितने भी कंप्यूटर हो आपस से लिंक्ड, तो आपस से कुछ डाटा मैं इस सॉफ्टवेयर से या इस सिस्टम से चला रहा हूँ, ए से, कुछ बी से, कोई सी से, कोई डी से, अलग अलग सिस्टम से अलग अलग डाटा को एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये हो गया पीयर टू पीयर आपस में। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक निकल के आता है मिडिलवेयर। मिडिलवेयर क्या होता है, अब जैसे अगर हम मिडिलवेयर को समझे तो अगर मैंने आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे गया, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे देखो, अगर मैं कुछ भी बहुत बार क्वेरी करता हूँ कि इसका अवेलेबिलिटी चेक करो, इसका अवेलेबिलिटी चेक करो, तो क्या होता है ये इतना सारा डाटा तुरंत मेरे को डिस्प्ले कैसे कर देते हैं, वो डाटा पहले जाएगा वहां पे सर्वर पे, फिर आएगा डिस्प्ले पे, तो वो उस कंसेप्ट पे वर्क नहीं कर रहा, वो एक मिडिलवेयर पे यूज करते हैं। तो वो क्या करते हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं और मिडिलवेयर पे ही जो इंस्ट्रक्शंस है वो सर्वर से बात करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो इंस्ट्रक्शन सेट इकट्ठे हो जा रहे हैं और जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो फंक्शंस है, जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो प्रोसेसिंग है, वो मिडिलवेयर कर ले रहे हैं, तो सर्वर तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है मिडिलवेयर का। ये हो गया नेटवर्क के टाइप्स। फिर अब लैन और नेटवर्क कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो देखिए कंपोनेंट्स में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कंपोनेंट्स में आप देखिए दो प्रकार के होते हैं ट्रांसमिशन मीडिया, एक होता है गाइडेड और एक अनगाइडेड ट्रांसमिशन। इसको मैं आगे बढ़ता हूं, इसको डिटेल में लेके चलता हूं। देखिए अब गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में क्या होगा, वो एक तो आएगा कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल एक कैसे, जैसे हमें टीवी में जो यूज हो रहा है कोएक्सियल केबल। फिर ट्विस्टेड पेयर करके एक यूज होता है जिसमें कि जैसे गुथे हुए रहते हैं दो वायर, जैसे आते हैं ना रेड ब्लू के दो वायर गुथे हुए, तो वो जो जा रहे हैं वो ट्विस्टेड पेयर बोलेंगे। और फिर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर आते हैं, जैसे जिसमें कि शील्ड ऊपर एक कवर लगा रहता है वायर के ऊपर, वो कवर नहीं लगा है तो अनशील्डेड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग केबलिंग आ रही है। इसी में ऑप्टिकल फाइबर आता है, जिसमें कि आजकल ये इंटरनेट जो चल रहा है, जिसमें कि एक लाइट की मदद से भेज जाते हैं, बाकी समय तो करंट की मदद से भेज रहे हैं, पर ऑप्टिकल फाइबर में लाइट की बीम ऑफ लाइट की मदद से डाटा को भेजा जाता है। और फिर अनगाइडेड में क्या आ जाएंगे, जैसे कि सैटेलाइट की मदद से बात हो रही है, तो सैटेलाइट की मदद से वाली हो गया, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, फिर इस तरीके से इस और भी वेव्स आते हैं, जैसे ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, लोनोस्फीयर से अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे, अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। उसके बाद हम चलते हैं डिवाइसेस पे। तो डिवाइसेस में पहला है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी। देखिए आपके कंप्यूटर में जहां पे आपका जो इथरनेट केबल आती है, जहां से आपका राउटर से जो निकल के आ रही है केबल, तो जाके जो इंस्टॉल होती है सीपीयू पे, वो कहलाता है इंटरफेस कार्ड। वो इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है जो कि रीड करने का काम कर रहे हैं, नेटवर्क को समझने का काम कर रहे हैं, नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स को समझने का काम कर रहे हैं। फिर आते हैं हब।
हब देखिए जैसे आपको जो राउटर दिखता है जिसमें अलग अलग ऐसे सॉकेट्स बने रहते हैं, वही हब ही वही हब का भी काम वही, तो सेम उसको हब भी बोल सकते हैं, जिस जो कि कनेक्ट करता है अलग अलग कंप्यूटर्स को, वो कनेक्ट करके रखते हैं हब। फिर आता है स्विचेस। अब देखिए स्विचेस जैसे आया, तो स्विचेस में क्या हो रहा है कि स्विच एक जैसे हब में क्या होता है कि वो जो डाटा जा रहा है वो हर एक के पास डाटा जाता है, तो स्विच में क्या होता है कि एक टेबल बना रहता है कि ये मैक एड्रेस है इसका, तो ये डाटा इसके पास जाना है, ये बताने का काम स्विच करेगा, कि स्विच में वो मैनेजमेंट रहता है कि ये डाटा भेजा गया है ए कंप्यूटर से बी कंप्यूटर, तो ये स्विच उसको लेके जाएगा। फिर आता है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है वो समझने से पहले एक बार ये समझ लो कि ये जो टोपोलॉजीज है, टोपोलॉजीज में आता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या रहेगा, एक लाइन रहेगी, एक सिंगल लाइन में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े, तो अब सिंगल लाइन में जुड़े हैं तो ये डाटा क्या है हर एक के पास जा रहा है, बहुत वेस्ट हो रहा है यहाँ पे हमारा बैंडविड्थ का, जो हमारे जो नेटवर्क का जो कंपोनेंट है उसका बहुत वेस्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं ब्रिज। ब्रिज क्या करते हैं, दो टुकड़ों में बांट देते हैं, ताकि वो जो डाटा है जो इस जो अगर कुछ काम का नहीं है, जिस एरिया के काम का है उसी पे डाटा है। तो आप ये बस ये ध्यान में रखिए कि ब्रिज क्या करता है, एक जो सेम टाइप ऑफ नेटवर्क है ना, उस टाइप ऑफ नेटवर्क में वो ब्रिज जो है वो बांटने का काम। फिर आता है मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट, एमएयू। एमएयू क्या करता है, ये स्टार में काम आता है, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक बीच में डिवाइस लगी है और वो सब एक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उस बीच में जो डिवाइस है, तो वो जो बीच में जो डिवाइस यूज हो रही है वो है हमारा मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट, एमएयू। फिर आता है राउटर। ये राउटर तो आप पढ़ ही रहे हैं, जो भी आप यूज करते ही अपने ऑफिस वगैरह में, तो ये वो राउटर है। अब ये राउटर क्या कर रहा है, आईपी एड्रेस तक पहुंच रहा है। जैसे अब यहाँ पे जो हमने देखा था स्विच, ये स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस। अब ये मैक एड्रेस क्या होता है, तो जैसे क्या होता है आपके जो कंप्यूटर है, तो हर एक जो डिवाइस होती है आपके पास, जो राउटर है, स्विच है, जितने भी, सबका एक फिजिकल एड्रेस होता है। तो समझ में आना चाहिए कि भाई ये जो हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या किस हिसाब से पहचाना जाएगा, तो वो मैक एड्रेस से पहचाना जाता है, फिजिकल एड्रेस। और एक आईपी एड्रेस होता है जो कि नेटवर्क एड्रेस होता है। जैसे अगर मान लो फिजिकल एड्रेस तो क्या है कि बहुत लिमिटेड हो जाएंगे ऐसे में, तो उसको आपस में क्या है लिंक करना, जो अलग अलग लोगों को बता पाना कि ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है, अलग अलग कंप्यूटर है, तो उसको बताने पाने के लिए आईपी एड्रेस यूज होता है, जो कि यहाँ पे नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है। अभी इजी समझते जाइए कि अगर जो कंप्यूटर है जो अलग अलग डिवाइसेस, उसके लिए मैक, और मैक को समझने के लिए उसके हिसाब से काम करता है हमारा स्विच, और वहां जैसे ही हमारे पास आईपी आता है जैसे अलग अलग नेटवर्किंग के लिए, तो वहां पे यहाँ पे यूज होता है राउटर। तो ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। फिर आते हैं गेटवे। गेटवे क्या करता है, जो अब जैसे ब्रिज क्या काम कर रहा था, एक ही प्रकार के नेटवर्क को अलग अलग हिस्सों में बांट देता और उसको कनेक्ट कर रहा था, वैसी गेटवे क्या करता है, अलग अलग वैरायटी, जैसे बस है, स्टार है, और दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पे गेटवे यूज हो, अलग अलग अगर वैरायटी ऑफ टोपोलॉजी यूज हो रही है तो वहां पे गेटवे की मदद ली जाती है। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। रिंग में क्या हो गया कि सर्कल एक बन जाएगा, सब एक दूसरे से जुड़ रहेंगे, एक जगह अगर नेटवर्क कुछ गड़बड़ हुआ तो पूरे आगे पूरा खराब हो जाएगा। और वैसी मैश, आपस में सब जुड़े हुए एक दूसरे से, एक खराब हुआ तो दूसरा चलता रहेगा एक दूसरे से। और फिर हाइब्रिड, जैसे बस स्टार को मिला दे, रिंग को मिला दे स्टार के साथ, तो ये एक दूसरे को मिला दो, दो तीन टेक्नोलॉजी हाइब्रिड। ये हो गया हमारा लैन टोपोलॉजी और नेटवर्क। फिर आते हैं वैन, मैसेज ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आता है स्विचिंग। स्विचिंग देखिए, स्विचिंग में आ गया सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग क्या कहलाएगा, देखिए सर्किट स्विचिंग पे हम आ जाते हैं सबसे पहले। सर्किट स्विचिंग यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जैसी कोई डाटा को ट्रांसफर करना है मेरे को, तो एक सेशन बनाया जाता है, सर्किट एक क्रिएट की जाती है कि हाँ अब ये डाटा मैं भेजने वाला हूँ, सामने बोलेगा हाँ भेजो, तो मैं डाटा भेजो, सामने बोलेगा हाँ मिल गया मेरे को, इधर से मैं स्टॉप कर दिया, तो ये क्या होगा, सर्किट है। फिर आता है एक हमारा पैकेट। पैकेट स्विचिंग क्या होता है, पैकेट स्विचिंग में जैसे हम कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे इंटरनेट से कुछ डाउनलोड किए, तो पैकेट्स के अलग अलग पैकेट से डाउनलोड क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि वो डाउनलोडिंग जो है ना आगे पीछे सब एक साथ पूरी डाउनलोडिंग चल रही है। अगर मैं बोलूँ अगर मेरे पास अभी 50 लेक्चर है, मैं 50 लेक्चर को डाउनलोडिंग में लगाया, तो 50 लेक्चर एक साथ डाउनलोड हो रहे हैं, फिर आपस में वो लेक्चर के कंपोनेंट्स अगर डाउनलोड हो रहे हैं और फिर आपस में वो मिल जुड़ के एक कंपोनेंट बने, ठीक है, पैकेट्स, तो पैकेट स्विचिंग। और फिर लास्ट आता है मैसेज स्विचिंग, जो अभी एसएमएस और ये सब यूज करें वो मैसेज स्विचिंग। फिर आते हैं हमारा मल्टीप्लेक्सिंग। अब ये मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, देखिए मल्टीप्लेक्सिंग को आसान भाषा में समझाऊं तो आपकी जो टीवी है ना, जो टीवी चल रही है, ये रेडियो चल रहा है, ये मल्टीप्लेक्सिंग की मदद से चल रहा है। अब कैसे कैसे पॉसिबल है भाई, अब देखिए जो टीवी के चैनल है, अलग अलग टीवी के चैनल है, आपको एक ही वायर में आ रहा है, वो पूरे का पूरा टीवी के चैनल के अलग अलग चैनल है, एक वायर में कैसे आ जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है मल्टीप्लेक्सिंग। जो मल्टीप्लेक्सिंग में जो वहां पे जो डिवाइस जो सैटेलाइट पे लगा है, वो वहां पे मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ, वो क्या कर रहा है, अलग अलग चैनल को एक अलग अलग फ्रिक्वेंसी के साथ भेज रहे हैं। और वो कैसे आ रहे हैं, एक वायर की मदद से आ रहे हैं,
तो वो क्या बोलते हैं, जैसे पहले माइक्रो सेकंड्स में चलेगा ये, मैं उसको थोड़ा सा बढ़ा के अभी बता रहा हूँ कि पहले 5 सेकंड में चैनल स्टार प्लस आ रहा है, फिर अगले 5 सेकंड में जी आ रहा है, अगले 5 सेकंड में सोनी आ रहा है। तो ये सब वो एकदम माइक्रो में चलेगा, जो कि हमें पता भी नहीं चल रहा है कि इतने इतने माइन्यूट फ्रैक्शंस में आ रहे हैं। वो फ्रैक्शंस में वो वायर से आ रहा है डाटा। अब उसके बाद मेरे पास जो डिवाइस यूज हो रही है वो यूज हो रही है यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर। जैसे मेरा जो सेटअप बॉक्स लगा है वो क्या काम करेगा, डीमल्टीप्लेक्सर का। तो डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, उसको जितने जो मेरी फ्रीक्वेंसीज आ रही है उसको कन्वर्ट करेगा। मैंने रिमोट से दबाया स्टार प्लस, तो वो सिर्फ स्टार प्लस वाले डाटा को दिखाएगा, बाकी सबको छोड़ता जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी वर्क करती है मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें वैरायटी आ सकती है फ्रीक्वेंसी की। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में भी जा सकते हैं डाटा, जहाँ पे वायर की जरूरत नहीं है तो वहाँ फ्रीक्वेंसी में जाता है, जैसे रेडियो, जैसे एफएम जो चल रहा है तो 101 में ये चलेगा, 103 में ये चलेगा। तो ये सब क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो डिवाइस है रेडियो यूज करे वो क्या कहलाएगा, डीमल्टीप्लेक्सर। और जो वो एंटीना टावर में जो लोग यूज कर रहे हैं उसको ट्रांसफर करने के लिए वो क्या कहलाएगा, मल्टीप्लेक्सर। वैसे ही वेव लेंथ वाला आता है। वेव लेंथ मतलब जैसे प्रिज्म, प्रिज्म एक डिवाइस आती थी साइंस में, याद करिए हम बचपन में पढ़ते थे, तो प्रिज्म में लाइट एक जगह से पास होती थी, फिर वो अलग अलग लाइट बीम में कन्वर्ट हो जाता था। तो वही मल्टीप्लेक्सर हुआ, जहाँ अलग अलग में कन्वर्ट हो गया। फिर डीमल्टीप्लेक्सर वही प्रिज्म को वापस मैंने रखा और उस अलग अलग बीम ऑफ लाइट को कलेक्ट करके एक सिंगल बीम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया डीमल्टीप्लेक्सर, वेव लेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग। अलग अलग मल्टीप्लेक्सिंग के तरीके हैं। और फिर इसके बाद हम इसके ये जितना भी पढ़े उस हिसाब से उसको क्या क्या टोपोलॉजी हमें चाहिए यूज करना है ऑर्गेनाइजेशन में वो लगा सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे भाई ये जो राउटर है, हब है, दोनों का काम तो वही है, आपस में जोड़ रहे हैं, तो सब लोगों को फिर हब क्यों खरीदना है, राउटर ही खरीदो ना जिसमें सब एडवांस वर्जन है जो कि सब काम कर लेगा, तो राउटर ही लगाओ। पर क्या होता है, जैसे कई बार हमें कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बड़े लेवल पे हम देखें बैंक के एंगल पे, तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है, अगर मेरे को जरूरत है हब की, मेरे को वहां पे आईपी एड्रेसेस की जरूरत है ही नहीं, तो मैं क्यों वहां पे यूज करूंगा। जहां पे बैक एड्रेस की जरूरत है मेरे को, तो मैं स्विचेस यूज करूंगा, तो वहां पे मैं क्यों यूज करूंगा राउटर्स को, तो मेरा खर्चा बचेगा। तो यही सब चीजें हमें ऑडिटिंग में यहाँ पे देखने रहेगी कि वो प्रॉपर तरीके से नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स है उसको यूज करें। ये हो गया नेटवर्क के बेसिक्स। फिर नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स में आते हैं। अब देखिए, अब ये जो नेटवर्क आपस में बात कर रहे हैं तो इसके लिए कोई एक प्रोटोकॉल होना चाहिए जो आपस में एक दूसरे को समझ में आए। तो उसके लिए यहाँ पे ये चैप्टर आता है स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो इंटरनेट होता है, तो अब इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, ये जो आप ये लेक्चर भी चल रहा है वर्चुअल, इंटरनेट की मदद से चल पा रहा है। अब इस इंटरनेट के बाद हम इसमें देखते हैं कि कई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंटरनेट सोसाइटी है, वैसे ही इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं ये जो आर्किटेक्चर, ये जो पूरा प्रोटोकॉल है उसको बना, रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं। जैसे हमारे अगर हम देखिए ऑडिटिंग का बना रहा है, आईसीआई बना रही है, वैसे अगर अकाउंटिंग का देखें तो इस तरीके से ये लोग जो डिजाइन कर रहे हैं, तो ये बॉडी है हमारे जो अकाउंटिंग ऑडिटिंग को मैनेज करते हैं। वैसे इंटरनेट को मैनेज करने के लिए ये बॉडीज है, उनके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, रिफर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे W3 जो कंसोर्टियम है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इस तरीके से यूज होता है। ऐसे अलग अलग आई कैन है, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पे जो हमारे वेबसाइट्स के नाम वगैरह उसको मैनेज करते हैं। ये हो गया अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें आते हैं यहाँ पे प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे उसके 3 पार्ट होते हैं प्रोटोकॉल के, एक होता है सिंटेक्स, दूसरा सिमेंटिक्स और तीसरा टाइमिंग। अब देखिए सिंटेक्स क्या करेगा, यहाँ पे क्या हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो बताएगा सिंटेक्स। फिर सिमेंटिक्स क्या बताएगा, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और टाइमिंग बताएगा कि कब कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो देखिए कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो हम उसको उसकी बेसिक समझना पड़ेगा कि वो काम कैसे करेगा, आपस में बात कैसे कर पा रहे हैं। यहाँ पे 3 चीज होती है, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स और टाइमिंग, ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे इस चैप्टर का जो मेन कंसेप्ट है, एक यहाँ पे प्रोटोकॉल समझ में आ गया, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हो गए। उसके बाद स्टैंडर्ड्स क्रिएशन एक कमिटी भी होती है, जैसे कि क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है तो उसका एक प्रोसेस होता है, वैसे स्टैंडर्ड्स बनाने का भी प्रोसेस होता है, उस तरीके से ये बनाया जाता है। फिर आते हैं हम OSI आर्किटेक्चर। ये मेन एक कंसेप्ट है कि आप अगर ये जो नेटवर्किंग में जो बातें चल रही है वो आखिर बातें कर कैसे पा रहे, तो उसके लिए यूज होता है OSI आर्किटेक्चर। अब ये OSI जो आर्किटेक्चर है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ। अब ये लेयर्स कैसे है, पहला हो गया एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर कैसे, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आप कंप्यूटर पे एक डाटा भेजा, तो या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डाटा को भेजे, तो अब डाटा को सबसे पहले बताएगा ना कि भाई ये किस वैरायटी का डाटा है, किस एप्लीकेशन में यूज होने है। कंप्यूटर ऑफिस का डाटा जा रहा है तो उसको कोई बताने के लिए काम कौन सा करेगा, एप्लीकेशन लेयर, वो बताएगा कि ये कंप्यूटर ऑफिस का डाटा जा रहा है। फिर आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा,
प्रेजेंटेशन लेयर उसको कोडिंग और कन्वर्टिंग का काम करेगा। जैसे कि अगर वो एप्लीकेशन का डाटा जो था, मैंने जो लिखा था पैन नंबर मान लो मैं भेज रहा हूँ, पैन नंबर को क्या कन्वर्ट करेगा, 01 वगैरह में कन्वर्ट कर, मतलब जो उसको कोडिंग कर रहा है उसको कन्वर्टिंग कर रहा है, कब काम कर रहा है कि एप्लीकेशन से लिंक करने का। फिर एनक्रिप्शन करना है, डिक्रिप्शन करना है, कंप्रेस करना है, तो ये सब काम प्रेजेंटेशन लेयर करती है। फिर सेशन लेयर पे जाता है। सेशन लेयर क्या करता है कि भाई एक सेशन क्रिएट करते हैं कि मैं ये डाटा भेज रहा हूँ, वहां से भाई हाँ ठीक है भेज दो, तो वो जाता है, जा रहा है डाटा, तो ये एक सेशन क्रिएट हो रहा है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर एक आता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि मान लो वो फ्लो कंट्रोल देते हैं कि भाई उसको जाना कैसे, भाई राउटर से होते हुए जाएगा, ये पहले एक वायर से, जो हमारे कंप्यूटर के जो वायर से जा रहा है उस वायर से जाना है तुम्हें राउटर पे, फिर राउटर से तुम्हें बताया जाएगा कहाँ कहाँ जाना है, तो वो फ्लो कंट्रोल मैनेज करेगा। तो वो सबका मदद कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट। अब मान लो कोई पैकेट पहुंचा वहां पे और पैन नंबर का आखिरी डिजिट पहुंचा, तो वो एक एरर देगा, हैंडल करेगा कि भाई ये जो डाटा ये नहीं पहुंचा था, ये वापस भेज रहा हूँ आखिरी डिजिट को, तो वो इस तरीके से वहां पे आखिरी डिजिट दूसरे कंप्यूटर पे पहुंच जाती है। ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करेगा कि वो अब जो राउटिंग का जो राउटर मैंने बताया कि वो मैनेज करेगा कि इस कंप्यूटर में जाने की उस कंप्यूटर में जाने, तो उसको बताने का काम कौन करेगा, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में जुड़ा हुआ रहता है कि ये कौन से कंप्यूटर में भेजना है, उसका नाम यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ये कौन से में रहेगा, नेटवर्क लेयर पे। और फिर आएगा हमारा डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या करेगा कि ये जो भी हमने पहले बताया था कि एरर को हैंडल करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर, उस एरर को डिटेक्ट करने का काम करेगा यहाँ पे डाटा लिंक लेयर, कि यहाँ पे कुछ एरर आया है, कुछ पैकेट्स पहुंच नहीं पाएंगे, तो वो बताएगा कौन, डाटा लिंक लेयर। और उसको वापस फिर से कौन हैंडल करके भेजेगा, वो भेजेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। और डाटा लिंक लेयर और क्या करेगा, मैक एड्रेस वगैरह भी देखेगा। जैसे अब दो बताया, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस कौन देख रहा है, राउटर वाला, राउटर वाला कौन सा है, नेटवर्क लेयर। और मैक एड्रेस कौन देख रहा है, मैक एड्रेस देख रहा है यहाँ पे डाटा लिंक लेयर, ठीक है, जो कि डाटा को जो एरर को डिटेक्ट भी कर रहा है। फिर लास्ट में आता है फिजिकल लेयर। ये फिजिकल लेयर क्या आता है, ये 0 और 1 से डील करता है। ये बिट्स और वोल्टेजेस को मतलब जो बिट्स को रहता है वो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन में मैंने बताया कि भाई कब्जे ऑफिस का डाटा भेज रहा हूँ, फिर मैंने कोडिंग कन्वर्टिंग, तो उसमें पैन नंबर वगैरह भेज रहा हूँ, उसको कन्वर्ट किया मैंने, एनक्रिप्ट किया, उस तरीके से भेज रहा हूँ, तो ये हो गया प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद मेरे पास आया सेशन, कि मैं ये भेजने वाला हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, इस कंप्यूटर में मेरे को भेजना है, एक सेशन क्रिएट कर रहा हूँ। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट मतलब ये क्या हुआ कि मैं फ्लो देख रहा हूँ, एरर कुछ आ रहा है तो उसको हैंडल कर रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग पैकेट्स में मेरे को अगर बांटना है, उसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ तोड़ के भेजना है, तो वो देख रहा हूँ। ये सब काम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर नेटवर्क लेयर आया, नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस वगैरह जो डला हुआ था वो आ गया, राउटर में जो जा रहा है कि वो मैनेज करेगा कि हाँ किसको जाना है ये डाटा। फिर डाटा लिंक लेयर आया, जो मैक एड्रेस जो अगर और इन डेप्थ जा रहा है उसके कौन से मैक एड्रेस में जाना है, और उसके बाद वो क्या देख रहे हैं, साथ में एरर को डिटेक्ट कर रहे हैं। और फिर हमारे फिजिकल जो 0 और 1 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस हुआ ओएसआई आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये ओएसआई जो आर्किटेक्चर है, ये क्या हुआ, ओएसआई आर्किटेक्चर के एक बार चलो पूरा नाम भी तो समझ लो, ये क्या है, ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी ओपन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब ये ओएसआई जो रेफरेंस मॉडल जो होता है, ये डेवलप किया गया था आईएसओ के द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, वो इसको ये डेवलप किया आईएसओ मॉडल, ठीक है। ये पूरा क्लियर हुआ, ये 7 लेयर वाला एक आर्किटेक्चर होता है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़ा जमाना, तो अब जमाना आगे बढ़ता गया, तो आगे बढ़ के हमें मिला टीसीपी आईपी, जो कि कहलाएगा यहाँ पे नेक्स्ट वर्जन रेफरेंस मॉडल। अब टीसीपी आईपी ये दो अलग अलग प्रोटोकॉल है, एक टीसीपी और एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो अब ये जो टीसीपी है, टीसीपी में क्या होता है वो समझते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब टीसीपी क्या करेगा, जो शुरू के जो 3 लेयर थे, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और तीसरा क्या था याद करिए, सेशन, ठीक है, ये तीनों को क्लब करके एक बना देगा कैटेगरी, जिसको वो यहाँ पे वो नाम देगा एप्लीकेशन लेयर। फिर आएगा हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आएगा नेटवर्क लेयर आया था, फिर तो नेटवर्क लेयर का नाम यहाँ पे चेंज करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटरनेट लेयर, ठीक है। तो इंटरनेट लेयर बोल सकते हैं, नेटवर्क लेयर, इंटरचेंजली कुछ भी यूज कर सकते हैं। फिर आएगा डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास 5 लेयर हो गए, पहले कितने थे, 7 लेयर थे, उसमें से 2 लेयर थे जो ऊपर वाले थे प्रेजेंटेशन और सेशन, वो जाके मर्ज हो गए एप्लीकेशन। तो ये अब मेरे पास क्या बन गया, टीसीपी। टीसीपी प्रोटोकॉल जो फ्रेमवर्क है, रेफरेंस मॉडल है, वो बन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इस चैप्टर में क्या बताया गया, इस चैप्टर में हर एक जो लेयर है ना, एप्लीकेशन लेयर है, तो उसके अंदर के कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया गया इस चैप्टर। जैसे एप्लीकेशन लेयर के अंदर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो वेबसाइट वर्क कर रही है, तो ये जो भी वेबसाइट्स है, वो वेबसाइट्स किसकी मदद से चल रही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से चल रही है।
ठीक, जो ब्राउजर जिसको समझ पाता है। फिर वैसे टेलनेट आता है, एफटीपी है, जैसे फाइल्स मेरे को कुछ अपलोड करना है मेरे सर्वर पे तो एफटीपी का मदद लूंगा। टेलनेट क्या हुआ, जैसे कि अगर मेरे को रिमोट वर्चुअल लॉगिन करना है, मेरे को अगर कुछ जैसे अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ वेबसाइट वगैरह, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करता हूँ, मैं टेलनेट की मदद ले रहा हूँ। फिर मैं एसएमटीपी जैसे कि कुछ मेल वगैरह के लिए काम आता है। फिर डीएनएस जो सर्वर है हमारा, ये सब पूरे एप्लीकेशन लेयर के अंदर चल रहा है हमारा। ठीक है, डीएनएस क्या हो गया, डीएनएस होगा डोमेन नेम सिस्टम। जो हमारा वेबसाइट है उसपे क्या है, आईपी एड्रेस से दिखता है वो वेबसाइट, तो उसको लिंक करने का, आईपी एड्रेस और वेबसाइट का नाम को लिंक कर, ठीक है, तो वो काम आएगा हमारे डीएनएस। और फिर वैसे यहाँ पे और भी आगे आते जाएंगे इस तरीके से अलग अलग कंसेप्ट। इसी में ईमेल प्रोटोकॉल्स भी आते हैं। ईमेल में आता है हमारे पास पॉप3, आई मैप, माइम, इस तरीके से यूज होते हैं। जैसे पॉप3 है, पॉप3 कई बार हम सेटिंग करते हैं और आउटलुक वगैरह की, तो ये सब यूज होता है कि पॉप3 क्या होगा। पॉप3 क्या करता है, इनकमिंग मेल्स जो रहते हैं उसको बस हैंडल। और वहीं आई मैप अगर हम देखें तो आई मैप क्या करता है, इनकमिंग तो लेता ही है, साथ में जो सिंक्रोनाइज करके रखता है कि जो जैसे अगर मैं अगर आउटलुक में भी वो डाटा आएगा और मेरे मेन जो सर्वर है उसमें भी डाटा आएगा, दोनों को मैनेज करेगा। वैसे माइन क्या है, मीडिया वगैरह को भी मैनेज कर लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोटोकॉल्स यूज होंगे। फिर आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में फिर यहाँ पे दो चीज ध्यान में रखने की है, एक होता है यूडीपी और एक होता है टीसीपी। यूडीपी मतलब यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, और दूसरा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो कि टीसीपी। अब टीसीपी में क्या होता है कि यहाँ पे आपस में जब हम बातचीत जो डाटा को ट्रांसफर किया जाता है, तो ये टीसीपी जो जो तरीका होता है वो क्या करता है कि एक्नॉलेजमेंट मंगवाता है, ये डाटा आया है कि नहीं आया है, नहीं आया है तो रुक जाओ मैं फिर से भेजता हूँ। तो ये क्या काम हो रहा है, जो वर्किंग हो रही है ये हो रहा है ट्रांसमिशन कंट्रोल। और जो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, यूडीपी है, वहां पे क्या होता है, एक बार डाटा भेज दिया उसके बाद पहुंचा तो ठीक, नहीं पहुंचा तो ठीक। ये काय में वर्क करता है, जैसे अभी ये ऑनलाइन जो चल रहा है, ऑनलाइन सेशन जो चल रहा है, वीडियो जो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जो होती है, वहां पे क्या होता है, ये मेरा जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है, तो एक बार बस ट्रांसफर हो रहा है, मतलब अपलोडिंग चले जाते हैं। वहां पे वो वापस पूछ नहीं रहा है कि भाई ये डाटा नहीं पहुंचा, मतलब ग्लिचेस आते हैं ना, जैसे कुछ वीडियो नहीं दिख पा रहा, कुछ आवाज बीच में कट जा रही है, तो ग्लिचेस क्यों आ रहे हैं, ये सब यूडीपी के कारण आ रहे हैं। क्योंकि यूडीपी क्या कर रहा है कि एक्नॉलेजमेंट नहीं मांग रहा है मेरे से कि भाई ये डाटा नहीं पहुंचा, वापस फिर से भेज दो, ये नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये यूडीपी मॉडल यहाँ पे यूज हो रहा है, ताकि फास्ट रहे, जल्द से जल्द आप उसको एक्सेस कर पाओ, रियल टाइम बेसिस पे आपको दिख पाए कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, क्या ये मैं यहाँ पे क्या डिस्प्ले पे क्या चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है यूडीपी। तो ये हो गया हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स। फिर आते हैं हम नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल है, वो आ जाएगा। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या हो गया कि जो कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पे आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस पे, वैसे रिवर्स हो जाएगा इसका मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस। और इसी पे आते हैं आगे इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आता है, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल आता है। इस तरीके से एक दो ये प्रोटोकॉल्स है। फिर ये हो गया हमारे पास नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के बाद हम आगे बढ़े डाटा लिंक लेयर पे। डाटा लिंक लेयर पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग प्रोटोकॉल्स के कंसेप्ट आते हैं। जैसे अब यहाँ पे, हाँ, ये पूरा जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें ये ध्यान रखिए, हर एक लेयर का एक अपना अपना पीडीयू है। अब ये पीडीयू क्या होता है, पीडीयू मतलब होता है प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। ठीक है, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, पीडीयू। हर एक लेयर का अपना अपना पीडीयू है। अब एप्लीकेशन लेयर का पीडीयू क्या है, मैसेज। यहाँ पे जो ये ट्रांसफर हो रहा है वो क्या ट्रांसफर हो रहा है, मैसेज। ट्रांसपोर्ट लेयर में जब हम आते हैं तो उसका पीडीयू है सेगमेंट। अलग अलग सेगमेंट में बट के ट्रांसफर होता है डाटा। फिर डाटा जो अब फिर इंटरनेट लेयर में जब हम आते हैं, नेटवर्क लेयर पे, तो उसका नाम होता है डाटाग्राम, जिसको हम पैकेट भी बोलते हैं। उसको जो राउटर्स में जो ये लगता है, तो ये डाटाग्राम पैकेट्स। फिर डाटा लिंक लेयर में जब आते हैं तब वहां पे उसका नाम होता है फ्रेम। अलग अलग फ्रेम में जाके वो डाटा ट्रांसफर हो रहा है। और फिर लास्ट में जब हम फिजिकल लेयर में आते हैं तो वो हो जाता है बिट। जो 0 और 1 जो बिट हम देखे थे वो बिट में ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से इसके ये पीडीयू है। ये भी याद करना है, क्वेश्चंस आते हैं इसके। देखिए जितने भी अभी मैं बता रहा हूँ सबके ऊपर एक एक क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक, तो मेन मैं ये बोलूँ कि मैं तो वैसे पूरे ही टॉपिक कवर करते हुए चल रहा हूँ कि ए टू जेड कवरेज है। इसके बाद जस्ट आपको बस एक बार एक ओवरव्यू लेने, पन्ने पलट के देखने की ये कंसेप्ट होते हैं। जो नहीं समझ में आए उसके अंदर आपको घुस के देखना है कि क्या होता है। बाकी तो आपको जो जो समझ में आ गया है वो आप आगे बढ़ सकते हैं, उस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। फिर अब हम चलते हैं फिजिकल, ये हो गया नेटवर्क डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इस तरीके से इसके अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं।
अब प्रोटोकॉल्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो कंसेप्ट है, वाईफाई और ब्लूटूथ का। वाईफाई आपको पता ही क्या यूज होता है, तो इसको अगर आपको इंडेप्थ देखना है तो आप देख सकते हैं। बाकी इसमें बेसिक कंसेप्ट वही है। यहाँ पे वाईफाई क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 120 फीट के रेंज को कवर करता है, 32 मीटर्स का। यहाँ पे रेडियो वेव्स यूज करी जाती है, ठीक है। ये बस इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको याद करने के लिए, रेडियो वेव्स यूज कर रहे हैं। फिर आता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और कनेक्ट करने के लिए काम आ रहे हैं। अब ये ब्लूटूथ आपके मोबाइल वगैरह में आप यूज करते ही। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी और कंट्रोल लगनी चाहिए टीसीपी आईपी के लिए। तो यहाँ पे दो तीन तरीके के चीजें बताई, जैसे स्नीफिंग हो सकता है। स्नीफिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका आपका जो डाटा है उसको पढ़ सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, तो स्नीफिंग। तो उससे हमें बचाना है। बचाएंगे कैसे? इंक्रिप्शन कर लो, या फिर वीपीएन जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है वो यूज करो, फायरवॉल यूज करो, ये सब यूज करके बचाएंगे। वैसे यहाँ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स होते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स क्या हो रहे हैं, जैसे कि एक साथ बॉम्बार्डिंग करती जा रही है सर्वर में। अब जैसे मान लो अगर मेरे को पता चल रहा है कि ये सर्वर मेरा ईमेल सर्वर, अब ईमेल सर्वर में मैं वहां पे कोई एक प्रोग्राम सेट कर दिया जो नॉन स्टॉप ईमेल्स भेज रहे हैं उस सर्वर पे, उसका स्पेस पूरा फुल हो गया, तो वो और ईमेल को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो, कि वो आगे एक्सेस ही ना कर पाए, वो अटैक हो। वैसे स्पूफिंग और हाईजैकिंग होता है। तो स्पूफिंग वगैरह में क्या होता है, जैसे कि हम किसी और का बन के वहां पे, जैसे अगर ICICI.com, तो उसको मैं वहां पे फेक वेबसाइट क्रिएट कर दूं ICICI, उसके बाद तो C.com ऐसे करके, और वो कभी ध्यान ना जाए और उसी वेबसाइट को मैं एक्सेस कर लूं और वहां से आईडी पासवर्ड चुरा लूं। ये सब क्या करेगा, स्पूफिंग हाईजैकिंग के अंदर है। ये खत्म हुआ आपका यहाँ पे पार्ट 2, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स। फिर अब थर्ड पार्ट में चल रहे, इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो है आईपी नेटवर्क्स। आईपी नेटवर्क, अब देखिए आईपी नेटवर्क, अब आप इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे आप देखो दो वर्जन आ चुके हैं आईपी के, IPv वर्जन 4 और IPv वर्जन 6। IPv जो वर्जन 4 था, वहां पे क्या होता था, 32 बिट की कोडिंग चलती थी, जो मतलब जो जैसे कोडिंग, जैसे आप कैसे बोल सकते हैं, ये पहले तो आईपी एड्रेस दिखता कैसे, जैसे अगर कई बार हम देखिए 192.1.0.0 इस तरीके से यूज हो रहा है। तो ये क्या है, एक आईपी एड्रेस है जो कि एक कंप्यूटर को डिनोट कर रहा है, एक डिवाइस को डिनोट कर रहा है। तो इसके दो वर्जन है डिनोट करने के, एक तो हो गया हमारे पास वर्जन 4 और वर्जन 6। जो वर्जन 4 हो गया वो 32 बिट का हो गया, और जो वर्जन 6 जो आजकल जो अभी नया आ गया है, वर्जन 6 जो अभी मार्केट में जो चलने लगा है, तो उसमें अगर हम देखें तो वहां पे यूज होता है 232। अगर हम जैसे अगर हम देखें इसमें वर्जन का, तो 32 बिट का 4 ऑक्टेट अलग अलग वर्जन बनेंगे जो यहाँ पे यूज होंगे। इस पे 128 बिट टोटल आ रहे हैं, यहाँ पे 128 बिट, यहाँ पे 32 बिट वर्जन 4 में और 128 बिट वर्जन 6 पे, क्योंकि एडवांस वर्जन पे चले गए। क्योंकि क्या हो रहा था, आईपी एड्रेस खत्म होते जा रहे थे। अब ये आईपी एड्रेस खत्म होते जा रहे थे, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्या क्या रीजन है कि आईपी एड्रेस खत्म हो सकते हैं। देखिए अब पैन नंबर, मान लो आप पैन नंबर के हिसाब से ही सोचिए, पैन नंबर 10 डिजिट का बनाए गए। अब अगर यहाँ पे हम देखें कि ये 10 डिजिट के अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो एक लिमिटेड एक रेंज निकलेगी, भाई इतने पैन नंबर बने जा सकते। वही अगर हम डिवाइस देखें, तो वो डिवाइस को मैं बोलूं कि वही 10 डिजिट में वो डिवाइस के नंबर फिक्स करते हैं, कोई डिवाइस वो 10 नंबर से एक्सेस हो जाए पूरे वर्ल्ड में। तो भाई डिवाइस तो इतने सारे हो रहे हैं हमारे, आप खुद यूज कर रहे हैं, हम कितने सारे डिवाइस है, मोबाइल हमारे पास है का, अलग से हमारे पास कैमरा है, उसमें भी वाईफाई यूज हो रहा है, तो उसमें भी आईपी एड्रेस चाहिए। फिर अब यहाँ पे मैं कंप्यूटर है, लैपटॉप है, 8-10 डिवाइस तो हम खुद यूज कर रहे हैं, तो 10 डिवाइस तो हम खुद ही ऑन करके रखें। ऐसे अगर हम देखें कि 7 जो बिलियंस लोग हैं उनके पास जितने डिवाइसेस, तो उतने लोगों के पास इतनी डिवाइसेस है, उसको यूनिक नंबर अलॉट करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होते जा रहा था। इसीलिए आप उसको 32 बिट से आप किस में चले गए, 128 और बड़ा नंबर, ठीक है, ताकि और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सके। आगे जमाना आएगा जब वो भी खत्म हो जाए, तब उसको और बढ़ाएंगे आगे चल। तो ये कोडिंग्स होती है, वर्जन से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कंप्यूटर से हम बात कर रहे हैं। अब जैसे अभी फोन नंबर है, तो फोन नंबर समझ में आ रहा है कि हाँ भाई मैंने राम को फोन लगाया, तो वैसे ही अब आईपी एड्रेस समझ में, अच्छा ये आईपी एड्रेस से आया, मतलब इस कंप्यूटर से मैं बात करूँ, तो ये समझाने का काम आईपी नेटवर्क का है। अब इसमें क्या होता है, आईपी एड्रेस में, आईपी नेटवर्क में क्लासेस रहती है, एड्रेसिंग की क्लासेस है। अब क्लास से आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए हम आईपी नेटवर्क पे थे, जहां पे मैंने आपको बताया कि एड्रेसिंग स्कीम हम फॉलो करने वाले हैं, जिसमें कि वर्जन 4 की बातें अभी चल रही है, जो कि था हमारा 32 बिट वाला। अब 32 बिट वाले जो वर्जन है, इसमें क्या हो रहा है, अब इसको इन लोगों ने क्लास में बांट दिया, A B C D E, ऐसे 5 कैटेगरी में बांट दिए। अब जो ए कैटेगरी के जो वर्जन है,
तो अब उसमें कैसा हो रहा है कि जो कुछ कोडिंग के जो तरीके होते हैं वो उसको पता गया है, जैसे अब 192 जैसे ये जो नंबर्स आ रहे हैं तो नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सके, इसका क्लास रहे कि ये इतने आईपी एड्रेस है, ये इस काम के लिए यूज करेंगे जाएंगे, ये बी क्लास के एड्रेस इस काम के लिए, सी क्लास के इस काम के लिए, ऐसे अलग अलग कैटेगरी में हम बात की। ठीक है, अब इस कैटेगरी को समझने के लिए यहाँ पे एक चार्ट है आपके पूरे जो मॉड्यूल है उसमें 126 जो पेज नंबर है उसमें एक चार्ट दिया हुआ है। चार्ट में पूरा बताया गया है कि कितने से कितने जो डेसिमल रेंज है उसको हम क्लास 1 बोलते हैं, क्लास ए बी सी डी ई बोलते हैं, वो सारी चीजें बताई गई है। तो ये चैप्टर जो है ये पूरा रटने वाला चैप्टर है बेसिकली। यहाँ पे आपको क्लास ए में कहां से कहां तक के आईपी एड्रेस आते हैं वो रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें क्या कितने ऑक्टेट, जैसे अब क्या होता है कि अलग अलग बिट में बटा हुआ है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख के बताऊं अगर आपको, ये हो गया 192, यहाँ पे एक सीधा एक सिंपल एक कोडिंग लिख लेता हूं मैं यहाँ पे ताकि आप उससे समझ सके। .1.0.0 एक सिंपल लेके चलते हैं अभी यहाँ इस तरीके से। अब ये जो हो गया, ये यहाँ पे क्या रहेगा, 4 ऑक्टेट, हमारे पास 4 ऑक्टेट है, हर ऑक्टेट में यहाँ पे 8 बिट होती है, 8 बिट, तो 8 बिट का ये 4 ऑक्टेट बन गया जो टोटल 32 बिट का। अब इस 8 बिट में क्या होता है, ए क्लास की जो स्कीम है, तो अब जो ए क्लास में क्या रहेगा, ए क्लास के जो पहला जो 8 बिट है उसका रेंज जो जाएगा वो जाएगा 0 से लेकर 25। जैसे अब टोटल देखिए हर एक में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये 8 बिट जो हो सकती है या तो 8 बिट 0000 हो गए या 8 बिट 1111 हो, तो ये 0000 हो गया, ये हो गया, इसको हम 0 नाम देंगे, और ये जो यहाँ पे 111 आएगा ये हो गया 255। तो देखिए टोटल कितने हो गए 256, क्योंकि देखो 1 से लेकर 255 ये नंबरिंग काउंटिंग और एक 0 भी आ, तो इसलिए टोटल कितने हो गए 256 हो गए, जिसमें से कि 0 से लेकर 1 तक ये जाने वाले, 000 और 111। अब इसमें क्लास ए बी सी डी ये कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं वो हम समझते हैं। तो जैसे अगर मेरे को क्लास ए को आइडेंटिफाई करना है तो क्लास ए के लिए क्या बताया गया है कि 0 से लेकर 127 तक जाएंगे। तो क्लास अगर ए देखें हम तो ये जाएगा 0 से लेकर 127। ठीक है, ये एक्चुअल अब ये जो 127 जो ऑप्शन है वहां तक जा रहा है और बिट तक लेके जा रहा है ये। अब इसमें क्या होता है, ये जो इनिशियल की जो कोडिंग होती है ये यहाँ पे, तो इसमें कैसा रहता है 0000 ये पूरा 00 रहेगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 0 रहेंगे, और ये लास्ट में 0 के बाद 1 1 1 1 1 1 ये पूरा, मतलब ये ए क्लास रहता है उसमें पहला जो बिट है ये हमेशा 0 है, तो इससे आइडेंटिफाई होता है कि ये ए क्लास है। इसी तरीके से इसका बढ़ते जाएगा, अगर मेरा बी क्लास होगा तो बी क्लास में कैसे समझ में आएगा कि पहला जो रहेगा वो यहाँ पे जो रेंज जो जाएगा बी क्लास का वो मेरा जाएगा यहाँ पे आपका एरिया दिया हुआ है 10 10 10 लिखा रहेगा, जैसे अब यहाँ पे 00 लिखा है ना हायर ऑर्डर बिट, वैसे यहाँ पे रहेगा 10 10, बी क्लास में क्या रहेगा 10 10, और उसके बाद 0000 और 1 1 1 इस तरीके से, ये हो गया बी। वैसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं सी क्लास में तो वहां पे किससे जाएगा 110 से लेकर ये 110, जैसे ये लिखने का जो तरीका था 110 और 110 ये हो गया हमारा सी क्लास, और यहाँ पे वही 0000 1 1 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से ए बी सी डी ऐसे बटे हुए अलग अलग क्लास, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, इसके डिटेल आप बुक में चाहिए तो आपको मिल जाएगा, एक रिविजन के हिसाब से मैं यहाँ पे अभी एकदम बेसिक लेके चल रहा हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, ये हो गया हमारे पास जितने भी ए बी सी डी जो इसकी जो क्लासेस है वो मैंने बताया। वैसे ही आप यहाँ पे डी जो है वो रिजर्व किया गया मल्टीकास्टिंग के लिए, वो मल्टीकास्टिंग के लिए अभी यूज हो सकते हैं, और ई जो है एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए यूज होता है, ई कैटेगरी जो ई क्लास है वो। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क के जो क्लासेस है एड्रेसिंग स्कीम्स है वो बती हुई। अब हम इसमें देखते हैं दो चीज और इंपॉर्टेंट जो याद करने वाली है यहाँ पे, वो याद करने वाली चीज भी मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। एक तो है यहाँ पे आपका हाँ पब्लिक और प्राइवेट। अब यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट करके दो यहाँ पे जो अलग अलग नेटवर्किंग आ जाती है, आईपी एड्रेस की स्कीम्स आ जाती है। अब ये पब्लिक और प्राइवेट क्या, अब देखिए क्या होता है, जैसे कई कई ऑर्गेनाइजेशन में बस मेरे को अगर डील करना है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो वहां पे मैं यूज करूंगा प्राइवेट, और वही अगर मेरे को यहाँ पे पब्लिक लेवल पे जो मतलब अगर इंटरनेट पे जाके उसको यूज करना है, तो जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट अगर अपने आपस में एम्प्लॉय जो इंट्रा नेटवर्क में यूज कर रहे हैं तो वो जो क्या कहलाएगा वो आपका यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क, और वही इंटरनेट से जुड़ के जो काम कर रहा है वो पब्लिक नेटवर्क कहलाएगा। तो वहां पे उस तरीके के एड्रेसिंग स्कीम यूज की जाएगी। उसके बाद आता है यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो अब ये जो ट्रांसलेशन अब जो ट्रांसलेट करेगा
पब्लिक को और प्राइवेट को दोनों को कन्वर्ट करेगा, हमारे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर के इंटरनेटवर्क को कन्वर्ट करेगा। एक नेटवर्क एडेप्टर एक लगा रहेगा, एड्रेस ट्रांसलेशन लगा रहेगा, जो कि कन्वर्ट करेगा उसको पब्लिक नेटवर्क में। ये काम होगा एनएटी का। उसके बाद आता है यहाँ पे स्टैटिक और डायनेमिक एड्रेस। अब ये स्टैटिक और डायनेमिक एड्रेस क्या होता है? देखिए, अब जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारा आईपी एड्रेस तो इस हिसाब से सेम होना चाहिए, हर बार वही आना चाहिए। तो हर बार अलग अलग आईपी एड्रेस क्यों आता है जब रिटर्न फाइल करते हैं? तो इसका रीजन ये है कि वहां पे डायनेमिक एड्रेस यूज किया जाता है, स्टैटिक यूज नहीं किया जाता है। स्टैटिक आपको परचेज करना पड़ेगा कि अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर से कि मेरे को स्टैटिक ही यूज करना है, हमेशा यही रहना चाहिए, तभी वो वही सेम रहेगा। वरना क्या होता है, यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जियो, तो जियो क्या करेगा, जियो वाला क्या करेगा कि जियो आप जो आईपी एड्रेस जो खाली रहेगा वो मेरे को भेज देगा कि ये अभी आईपी एड्रेस खाली है, ये तुम यूज करना। जैसे कि मेरा कैब यूज करना, ओला कैब। अब ओला कैब में ये जरूरी नहीं है जब मैं ओला में ऐप से ऑर्डर करूंगा मेरे को कैब चाहिए तो वही कार हमारे पास है, तो जरूरी थोड़ी ना। वो आसपास में जो भी कार अवेलेबल होगी वो हमें भेज देगा कि ये वाली कार अवेलेबल है तुम्हारे पास में, ये कार चल जाएगी। वही यहाँ पे यूज होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस खाली होगा, अवेलेबल होगा, वो तुम यूज करना। ठीक, तो ये एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है, डायनेमिक और स्टैटिक। क्योंकि क्या है कि बहुत से अलग अलग अगर हम सबको देने लग गए आईपी एड्रेस, वैसे आईपी एड्रेस खत्म हो जाएंगे। मैंने पहले ही कंसेप्ट चालू करने से पहले बताया आपको, इसीलिए यहाँ पे ये सब नए नए कंसेप्ट आए ताकि ये सब वर्क कर पाए। ये हो गया स्टैटिक और डायनेमिक। अब इसके बाद चलते हैं हम आईपीवी वर्जन 6 भी मैंने बता दिया, 128 बिट का आ गया है जो अभी चल रहा है। उसके बाद एक कंसेप्ट है पोर्ट्स। अब देखिए पोर्ट्स, अब ये पोर्ट्स क्या होते हैं? ये दरवाजे। अब ये पोर्ट्स दरवाजे कंप्यूटर के अंदर घुसने के, तो टोटल इस कंप्यूटर के अंदर घुसने के कितने दरवाजे हैं? 65,535 दरवाजे होते हैं जिसकी मदद से इस कंप्यूटर के अंदर घुसा जा सकता है। तो अब ये घुसने का जो बात कर रहा हूँ पोर्ट्स, आखिर ये है क्या? जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं HTTP जो नेट चल रहा है, इंटरनेट के लिए दरवाजा खुला हुआ है 80 नंबर, 80 नंबर दरवाजे से HTTP का ट्रैफिक आ रहा है। ये सब जब फायरवॉल जब हम देखेंगे तो फायरवॉल में रिस्ट्रिक्ट करने के लिए काम आता है कि कौन से दरवाजे को बंद करें, कौन से दरवाजे को खोलें। ये पोर्ट नंबर से हमें पता चलता है, ये पोर्ट नंबर को डिनोट। तो ये पोर्ट हो गया HTTP के लिए, FTP के लिए 20 हो गया, टेलनेट के लिए 23, SMTP के लिए 25, HTTPS जो सिक्योर्ड ट्रैफिक का नेटवर्क आता है उसके लिए 443, ऐसे अलग अलग पोर्ट है दरवाजे। तो ये हम देख, यहाँ पे हो गया पोर्ट्स के कंसेप्ट। फिर यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या हो रहा है? अब जब मैंने बोला कि हर एक को मैं आईपी एड्रेस से पहचान, 192. मेरे अगर मेरे प्रोखाता.com में वेबसाइट है तो उसका एक आईपी एड्रेस है, तो उस आईपी एड्रेस से मैं उसको पहचान। तो अब उसको प्रो खाता नाम दे दिया मैंने, क्योंकि अब लोगों को आईपी एड्रेस तो याद होएगा नहीं, तो मैं उनको नाम बता रहा हूँ कि भाई प्रोखाता.com सर्च करना, तो अपने आप वो खुल जाएगा, आईपी एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं। तो उसको कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो डीएनएस सर्वर, जो डोमेन नेम सिस्टम, ये मैनेज करके रखते हैं ये सारी चीजों को। तो ये हो गया हमारा डीएनएस। उसके बाद अगर फिर हम आगे बढ़ते हैं, जनरली डीएनएस में और भी चीजें आती है, जनरल लेवल डोमेन नेम्स रहते हैं, .com, .in, वैसे अलग अलग आते हैं यहाँ पे। तो वो सब इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर कवर किया हुआ है डोमेन नेम सिस्टम। फिर नेटवर्क जो सर्विसेज है, तो नेटवर्क सर्विसेज के लिए जो सिस्टम यूज हो रही है, जैसे डीएनएस जो मैंने बताया, वैसे होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, जिसकी मदद से ये सब जो काम हो रहा है वो होता है। नेटवर्क रिमोट एक्सेस, डायरेक्टरी सर्विसेज, ये अलग अलग सर्विसेज यूज की जाती है नेटवर्क को मैनेज करने। फिर आता है ऑन डिमांड कंप्यूटिंग। ऑन डिमांड कंप्यूटिंग क्या होता है? अब जो मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने अपनी वेबसाइट पे एक होस्टिंग ले रखा हूँ कि मेरे को जितनी जरूरत है उतना यूज कर रहा हूँ, बाकी को यूज नहीं कर रहा हूँ। तो एक शेयर्ड सर्वर है, कंप्यूटर क्लाउड सर्वर है जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया ऑन डिमांड कंप्यूटिंग, जितना जरूरत है उतना यूज करो, बाकी को शेयर कर सकते हैं। जैसे कई अभी एक नया कंसेप्ट जो चल रहा है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन में क्या हो रहा है कि जैसे कि अगर मान लो मेरा ये कंप्यूटर है, अब मेरे कंप्यूटर पे ये जगह मेरे को मालूम है कि भाई 400 GB खाली है, तो ये वेस्ट क्यों करूं? मैं इंटरनेट की मदद से किसी और को यूज करने के लिए दे देता हूँ, कोई और यूज कर लेगा इसको। तो उस तरीके की कंसेप्ट चल रही है। इसी तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास देखे होंगे, कई बार बैंकों में जब जाते हैं तो वहां पे थिन क्लाइंट के कंसेप्ट यूज होते हैं। थिन क्लाइंट क्या होते हैं? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो है वो पूरे के पूरे सर्वर पे जुड़े, एक सर्वर पे ही सारा जितने भी कंप्यूटर्स है वो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम उसका एक सर्वर पे ही इंस्टॉल है। और उसके बाद एक छोटा सा डिवाइस होता है, 2-3 हजार का आता है अमेजोन में, अगर आप देखेंगे तो वो उससे क्या होता है कि मेरे को यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर पे सीपीयू खरीदने की जरूरत नहीं। देखो बेसिक कॉस्ट जब मेरे ऑफिस में अगर 10 कंप्यूटर की जरूरत है, अब 10 कंप्यूटर की जरूरत है, मेरे को मालूम है कि भाई 10 कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, ये जो सबसे ज्यादा कॉस्टली आते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब तो ज्यादा कॉस्टली है नहीं। मेन तो कंप्यूटर कॉस्टिंग है सीपीयू का।
तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक मेन सीपीयू खरीद लेता हूँ अच्छा वास्ट एरिया का, क्योंकि मेरे को मालूम है कि हार्ड डिस्क ज्यादा स्पेस हर एक की काम आने वाली है नहीं, तो हर एक के लिए अलग अलग खरीदने से बेटर है कि मैं एक सर्वर के लिए बड़ा सा एक हार्ड डिस्क लेवल का खरीद लेता हूँ, प्रोसेसर अच्छे से बड़ा इंस्टॉल कर लेता हूँ और रैम उस तरीके से इंस्टॉल कर लेता हूँ, सब चीज उसमें कर लेता हूँ और ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी में लगाता हूँ। और फिर मैं क्या करूंगा, एक थीम क्लाइंट, एक छोटा सा डिवाइस 2-3 हजार का खरीदूंगा और हर एक जो मॉनिटर है उसमें उसको कनेक्ट कर दूंगा नेटवर्क केबल से, और फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ही रहेगा सर्वर में, वही ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं आईडी पासवर्ड अलग अलग मल्टी यूजर क्रिएट करके अलग अलग एक्सेस करूंगा अलग अलग कंप्यूटर से। तो इस तरीके से भी ये यूज होता है ऑन डिमांड कंप्यूटिंग, जो कंप्यूटिंग हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद ये पूरा आपका कंप्लीट हुआ, ये जो चैप्टर था हमारा आईपी नेटवर्क का। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क जो था, पूरा हम नेटवर्किंग को इन डेप्थ समझ चुके हैं कि किस हिसाब से ये नेटवर्किंग काम कर रही है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा इसको सिक्योर कैसे करें उसके बारे में बात करेगा, सिक्योरिटी के पर्पज से जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो। इसमें जो पहला कंसेप्ट आएगा वो है फायरवॉल। अब फायरवॉल जो आपके कंप्यूटर पे जो आपका चल रहा है फायरवॉल, ये वही फायरवॉल है। अब इस फायरवॉल को मैंने बताया था कि बहुत सारे वर्जन है वो आ गए हैं, तो हम इसको समझते हैं कि क्या क्या नया नया इसमें चीजें आ गई। फायरवॉल में सबसे पहले तो अगर हम देखें तो एक दो पॉलिसी चलती है, एक्सेस कंट्रोल की दो पॉलिसी चलती है। पहला पॉलिसी होता है डिफॉल्ट डिनाय पॉलिसी, मतलब हम क्या करेंगे कि सबको मना कर देंगे, कोई नहीं आएगा इस कंप्यूटर, जिसको मैं बोलूंगा वही वही बस आएंगे, डिफॉल्ट डिनाय। दूसरा जो पॉलिसी है वो है अलाउ ऑल पॉलिसी। अलाउ ऑल पॉलिसी क्या बोलती है कि सबको आने दो, बस कुछ कुछ लोगों को मैं रिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगा, उन लोग बस नहीं। तो ये दो पॉलिसी पे चलता है हमारा फायर, जो बेसिकली वर्क कर रहे हैं। या तो हम उसको बोलेंगे कि सबको ब्लॉक कर दो, कुछ कुछ को आने देंगे, और या तो सबको आने देंगे कुछ कुछ को ब्लॉक करेंगे। ठीक, ये हो गया एक्सेस कंट्रोल की पॉलिसी। अब इस पॉलिसी के बाद यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स में अगर हम देखें फायरवॉल के टाइप्स, ये टाइप्स पे हम चल रहे हैं, फायरवॉल के टाइप्स। ये एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी हमने पढ़े फायरवॉल के, उसके बाद हम ये टाइप्स में। तो टाइप्स में आता है नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल मतलब क्या है कि ये फायरवॉल कहाँ लगेगा, राउटर पे लगेगा। होस्ट बेस्ड फायरवॉल, ये फायरवॉल कहाँ लगेगा, आपके कंप्यूटर पे लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के हमारे पास फायरवॉल्स अवेलेबल है जो दोनों डिवाइसेस में लग सकते हैं। अब इसके कॉन्फ़िगरेशंस के अलग अलग लेवल होते हैं। पहला आता है पैकेट फिल्टरिंग राउटर फायर। अब पैकेट फिल्टरिंग राउटर फायरवॉल क्या होता है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था पोर्ट नंबर, आईपी एड्रेस, ये सब जो नया नया जो हम पढ़ते हैं पिछले चैप्टरों, तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि इस आईपी एड्रेस से अगर इस पोर्ट के लिए कोई ट्रैफिक आ रहा है तो ही उसको आने देना, वरना मत आने देना। ये सब चीज मैं पैकेट फिल्टर में बता सकता हूँ। ये सब ऐसे पैकेट फिल्टरिंग अलग अलग ऐसे मैं वहां पे लिस्ट बना दूंगा और लिस्ट में लिख दूंगा कि इनको आने दे, इनको बता दे। ये कहलाएगा पैकेट फिल्टरिंग। ये यहाँ पे डिफिकल्ट क्या है कि एक एक चीज को कन्फिगर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कि मेरे को पहले एक एक चीज में देखूंगा कि किसको इसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है, किस आईपी एड्रेस पोर्ट को, ये सब बहुत ही कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत मुश्किल टास्क है। ये हो गया पैकेट फिल्टरिंग। दूसरा आता है स्टेटफुल इंस्पेक्शन पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। अब यहाँ पे भी काम तो वही कर रहा है, पर यहाँ पे स्टेटफुल इंस्पेक्शन में क्या करता है कि वो एक सेशन क्रिएट कर देता है कि मान लो इस कंप्यूटर से आ रहा था तो उसको याद रखेगा इस कंप्यूटर से जो ट्रैफिक आता है उसको आने देना है। तो ये जो हमारे विंडोज में डाला हुआ है, तो विंडोज में अपने आप कनेक्ट कर लेता है कि अपना ये हमारा पर्सनल वाईफाई नेटवर्क है, इसमें का जो ट्रैफिक है वो आने देगा। ये सब जो फायरवॉल है वो खुद ही कॉन्फ़िगर कर लेता है। ये हो गया दूसरा स्टेटफुल। फिर तीसरा आता है सर्किट लेवल गेटवे। सर्किट लेवल गेटवे क्या करेगा, जो ट्रैफिक आ रहा है तो उसको बताएगा नहीं कि ये ट्रैफिक कहां से, मतलब क्या होगा कि जैसे हमारे कंप्यूटर है और कंप्यूटर और जो हमारा ट्रैफिक जो जहां से आ रहा है जो दूसरा कंप्यूटर है उसके बीच में ये लगता है सर्किट गेटवे, जो क्या करेगा कि दोनों को पहले दोनों से कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर लेगा और फिर पता नहीं चलने देगा कि ये ट्रैफिक जो है वो किसके पास से आ रहा है और किसके पास जा रहा है। ये पूरा काम वो जो सर्किट लेवल गेटवे उसके अंदर ही अपने आप ही करे, इसको प्रॉक्सी भी बोलते हैं, प्रॉक्सी गेटवे। वैसे इसी का एडवांस वर्जन आता है एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल गेटवे फायर, जो कि क्या करता है उसको आइडेंटिफाई भी कर लेता है कि ये जो डाटा है ये कहां से आ रहा है, किस एप्लीकेशन का डाटा है और किस एप्लीकेशन में जाएगा, उसको भी आइडेंटिफाई कर ले रहा है। तो ये जो फायरवॉल आएगा वो गया एप्लीकेशन लेवल गेटवे। इस तरीके से 4 कॉन्फ़िगरेशन लेवल है, पहला पैकेट, दूसरा स्टेटफुल, फिर सर्किट लेवल और फिर चौथा एप्लीकेशन। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारे पास कुछ इंप्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रक्चर, फायरवॉल की स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। उसमें आता है पैकेट फिल्टरिंग राउटर्स। तो जो राउटर्स में भी आजकल मैंने बताया कि राउटर जो आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर यूज कर रहे हैं अपने ऑफिस में, तो जो राउटर यूज कर रहे हैं उसमें इनबिल्ट आता है पैकेट फिल्टरिंग।
तो अपने आप ही आप उसमें जब आप उसका जैसे आप राउटर के पीछे देखना आपके एक आईपी एड्रेस लिखा होगा, उस आईपी एड्रेस को आप अपने ब्राउजर में डालिए, कनेक्ट करिए, तो आपका जो उसका बैकएंड है वो खुल जाएगा। जब वो बैकएंड हो जाएगा तो उसमें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि क्या क्या ट्रैफिक को आपको आने देना है। जैसे आपको फेसबुक को आप ब्लॉक करना चाहते हो तो वहां पे आप फेसबुक के जो ट्रैफिक है उसको ब्लॉक कर सकते हो कि ये आईपी एड्रेस का जो भी है वेबसाइट से वो खुलनी चाहिए इस नेटवर्क पे, तो इस तरीके से ब्लॉकिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया पैकेट फिल्टरिंग राउटर की मदद से। फिर आता है सिंगल होम्ड फायरवॉल और ड्यूअल होम्ड होस्ट फायरवॉल। अब सिंगल होम्ड और ड्यूअल होम्ड क्या होता है? तो देखिए सिंगल होम्ड में क्या होगा कि जो एनआईसी कार्ड जो मैंने बताया था, एनआईसी कार्ड जो लगता है वहां पे एक अगर एनआईसी कार्ड लग रहा है तो वो हो गया सिंगल होम्ड, और अगर दो लग रहे हैं तो हो गया ड्यूअल। अब इसको और कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं कि मेरे जैसे ऑफिस में एंटर करने के लिए पहले एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, वो चेक करेगा, तो ये हो गया सिंगल होम्ड। और अगर मैं बोलूं कि मेरी सिक्योरिटी गार्ड की चेकिंग वाले एक सिक्योरिटी रूम है जहां पे जाके फिर जैसे मेरे मॉल वगैरह में होता है मेरे बैग की चेकिंग वेकिंग होती है, तो पहले अपनी खुद की चेकिंग कर सिक्योरिटी गार्ड पहले बाहर ही रोक लेता है कि अगर कुछ गड़बड़ लगता है तो, नहीं तो फिर वो सिक्योरिटी रूम में जाके चेकिंग। ये दो, तो ये हो गया ड्यूअल होल्ड, ये हो गया दो प्रकार से प्रोटेक्शन दे रहा है फायर, ये ड्यूअल होल्ड फायर। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो मैंने बताया कि आपको सिंगल होम, तो यहाँ पे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल लगा दिए, एक तो राउटर लगा दिए पैकेट फिल्टरिंग राउटर सिंगल होम में, और ड्यूअल होम में पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल लगाए हमने, और उसके साथ जो बेस्टियन होस्ट जो रखे हैं, एक जो बेस्टियन होस्ट कहलाता है। अब ये बेस्टियन होस्ट फिर एक नया टर्मिनोलॉजी निकल जाएगा। अब बेस्टियन होस्ट क्या होता है? बेस्टियन होस्ट क्या होता है? जैसे जो अगर दरवाजे में अगर कोई चीज हार्डन कर रहे हैं हम सिस्टम को, जैसे दरवाजे में अगर कुछ हम प्रोटेक्शन लगा रहे हैं तो उसको बेस्टियन होस्ट बोला जाता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अब जो बेस्टियन होस्ट है वहां पे हम दो सिक्योरिटी गार्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी रूम खड़ा करेंगे, तो क्या ड्यूअल होल्ड हो जाएगा। और अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो हम यहाँ पे दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा रहे हैं, तो जो कि हो गया हमारा तो ड्यूअल होल्ड कहलाएगा। इसके बाद इसमें एक कंसेप्ट आता है स्क्रीन्ड सबनेट फायरवॉल, जिसमें आता है डीमिलिटराइज्ड जोन, डीएमजी एरिया आता है। फिर एक नया वर्ड आया डीमिलिटराइज्ड जोन, ठीक है। अब ये क्या होता है? अब जैसे क्या हुआ कि मेरे को मालूम है कि ये जो बाहर वाला जो नेटवर्क है उसको यूज करने के लिए, जैसे अगर मैं बैंक के एंगल में देखूं तो बैंक क्या यूज करिए, मोबाइल बैंकिंग, और अगर जो इंटरनेट बैंकिंग है तो उसका जो सर्वर है उसको मैं एक अलग एरिया में रख देता हूँ, ताकि जो इंटरनल जो हमारा डाटाबेस मैनेज हो रहा है उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो पाए। तो इसके लिए मैं दो एरिया बांट दिया, एक डीमोनेटाइज जोन और एक मोनेटाइज। मोनेटाइज जोन में वेब एक्सेस अलाउ नहीं करूंगा मैं, और वेब एक्सेस सिर्फ अलाउ करूंगा डीमोनेटाइज, जहां पे कि भाई इंटरनेट जो एक्सेस हो सके, इंटरनेट का जो बैंकिंग हो सके, मोबाइल बैंकिंग पॉसिबल हो सके। तो ये यहाँ पे काम आता है डीमोनेटाइज जोन का। ये पूरे यहाँ पे एक आर्किटेक्चर एक समझ में आ गया हमें कि किस हिसाब से ये फायरवॉल लगाया जा सकता है। अब इस फायरवॉल में दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है अप्लायंस बेस्ड और एक सॉफ्टवेयर बेस्ड। जैसे अगर आपके विंडोज में जो लगा हुआ आ रहा है ये हो गया सॉफ्टवेयर बेस्ड, और वही राउटर वगैरह में अलग से जो डिवाइस आती है, अलग से एक फायरवॉल का एक सिस्टम आता है, तो उसको आप अगर इंस्टॉल करते हैं तो हो गया अप्लायंस बेस्ड। तो हो गए दो वैरायटी फायरवॉल की टाइप्स, अप्लायंस बेस्ड और सॉफ्टवेयर। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। अब ये यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट क्या होता है? ये जितने भी सिक्योरिटी प्रोडक्ट मैंने बताया, अब मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या लगाऊं, पैकेट फिल्टर लगाऊं, स्टेटफुल लगाऊं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, एक यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम खरीद लिया। ये क्या करेगा, अपने हिसाब से जिसको जहां जो जरूरत होगी वो अपना लगाएगा और हिसाब से प्रोटेक्शन देगा। तो ये क्या है, कंबाइन कॉम्बो ऑफर है। तो ये कॉम्बो ऑफर यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। उसके बाद यहाँ पे फायरवॉल लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है कि भाई क्या क्या होता है, कि उसके पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, फिर क्या क्या रखना है, ये सब एक साइकिल पे बताया गया, 5 स्टेप का साइकिल है। और लास्ट आता है बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं कि बेसिकली जहाँ बताते हैं कि भाई हमें फेसबुक को ब्लॉक करना है, हमें इसको ब्लॉक करना है, तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, जो कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन ये बोलता है कि हमें हमेशा जो फॉलो करना चाहिए वो है डिफॉल्ट डिनाई पॉलिसी, ठीक है, जहां पे हमें हर चीज को ब्लॉक कर देना चाहिए और जिसको चीज की जरूरत है बस उसको आने देना चाहिए, क्योंकि हम हर चीज को, हमें पता नहीं है कि भाई कहाँ से कोई हैकर कोई नया टाइप का कुछ तरीका अपना ले, इसलिए हमें सब चीज को ब्लॉक करके रखना चाहिए, सिर्फ जो हमें काम का है उसी को भी फॉलो करना चाहिए। ये हमारा बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, ये हो गया हमारा फायरवॉल। और फिर अब सेकंड जो पार्ट आता है कॉन्फ़िगरिंग पर्सनल फायरवॉल। अब पर्सनल फायरवॉल जो हमारे कंप्यूटर पे जो रहता है वो फायरवॉल की बातें कर रही है। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर हम फायरवॉल में जाते हैं, तो अगर मैं विंडोज फायरवॉल ये ओपन करता हूँ, तो ये जो फायरवॉल सेटिंग है ये उसकी बात है।
यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे पब्लिक नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, प्राइवेट नेटवर्क यहाँ पे देखिए ऑफ हो रखा है, अभी यहाँ पे सेटिंग्स को मैंने अगर फायरवॉल ऑफ कर रखा हूँ तो यहाँ पे मेरी जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ गई है, कुछ भी वायरस वगैरह आ सकता है। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके ऊपर ये चैप्टर, अब इस चैप्टर में बताया गया है कि यहाँ पे हमारे पास 3 डोमेन होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं जाऊं चेंज एडवांस सेटिंग में, तो ये देखिए एडवांस सेटिंग में जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे 3 प्रोफाइल होती है, एक डोमेन प्रोफाइल, प्राइवेट प्रोफाइल और एक पब्लिक प्रोफाइल। अब ये 3 प्रोफाइल में सेट कर सकता हूँ। पब्लिक प्रोफाइल कहाँ, जैसे इंटरनेट कैफे वगैरह जो रहता है, जैसे एयरपोर्ट वगैरह हो गया वहां यूज होता है, प्राइवेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं। और एक डोमेन होता है, जो डोमेन में यहाँ पे जो हमारे खुद के जो कंप्यूटर है, एक पर्टिकुलर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो उसके हिसाब से अलॉट कर सकते हैं कि किसमें कौन क्या क्या यूज करेगा, फिर डोमेन हो। अब इसमें जो मैंने बोला था कि रूल्स डिफाइन होती है कि क्या क्या एक्सेस करना है, तो उसके लिए यहाँ पे इनबाउंड रूल्स है कि क्या ट्रैफिक अंदर आएगा, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम खुद से नया रूल भी बना सकते हैं, न्यू रूल में जाएंगे, किस प्रोग्राम को हमें ब्लॉक करना है या अलाउ करना है, किस पोर्ट को ब्लॉक करना है अलाउ करना है, ये सब चीज हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से अगर ब्लॉक कर देता हूँ कंप्यू ऑफिस को, तो अब मैं इस कंप्यूटर में कंप्यू ऑफिस को एक्सेस ही नहीं कर पाऊँ। जैसे अगर मेरे सर्वर अलग है और ये क्लाइंट है, वैसी पोर्ट है अलग अलग, तो उसको इस तरीके से सेट होता है। ये हो गया इनबाउंड और आउटबाउंड। यहाँ पे आउटबाउंड रूल्स भी मैं सेट कर सकता हूँ, क्या इस कंप्यूटर से जाएगा, ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई है कि कैसे हमें सेटिंग करनी है। ये पूरा चैप्टर है आपका कॉन्फ़िगरिंग पर्सनल फायरवॉल का। इसी में कंसेप्ट आता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये सिस्टम एक लगाया जाता है जो कि आइडेंटिफाई कर लेता है कि कुछ अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको बता देगा कि अरे ये वाले जो आईपी एड्रेस है उससे कुछ गड़बड़ हो गई, ये ऐसी चीजें एक्सेस कर रहे हैं जो उसको एक्सेस नहीं करनी चाहिए, तो वो चीज आइडेंटिफाई करके देगा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। और इसी के साथ एक आजकल नया वर्जन आ गया इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम भी आ गया, जो उसको डिटेक्ट तो करेगा तो साथ में प्रिवेंट भी करेगा। तो वो एक नया सिस्टम यहाँ पे आने लग गया है मार्केट में। तो ये समझ लो एक जो हम फायरवॉल इतना सेटिंग वेटिंग नहीं हो पा रही है तो हम उसके लिए क्या देखेंगे, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट लगा दो। अब उससे और आगे बढ़ गए इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगा दो, और उससे आगे बढ़ गए इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम लगा दो, तो डिटेक्ट भी कर लेगा प्रिवेंट भी कर लेगा। तो ये इस तरीके से डिवाइसेज है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है। फिर यहाँ पे ये खत्म होता है हमारा पार्ट 2। थर्ड पार्ट चालू होता है क्रिप्टोग्राफी। अब देखिए क्रिप्टोग्राफी को समझने के लिए जो आप यूज करते आ रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर आप लगाते हैं, डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहे हैं तो क्रिप्टोग्राफी को यूज कर रहे हैं। तो क्रिप्टोग्राफी जो ये जो तरीका होता है, यहाँ पे 2 कीज का की काम आता है, पब्लिक की, प्राइवेट की, जिसको हम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे। ठीक है, ये हो गया इस चैप्टर में। एक तो हो गया क्रिप्टोग्राफी, दूसरा डिजिटल सिग्नेचर जो मैंने आपको बताया, तीसरा ये आपका पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें पब्लिक की और प्राइवेट की के बारे में हम जानेंगे। और लास्ट में क्रिप्टोएनालिसिस मतलब जो डिकोडिंग, मतलब जो हम एनक्रिप्ट कर रहे हैं उसको भी चुराने का जो काम कर रहे हैं, जो जैसे मिलिट्री वगैरह में होता है कि भाई जो डाटा जो जा रहा है एनक्रिप्ट होकर उसको भी चुरा ले, तो ये सब काम कौन करते हैं, क्रिप्टो एनालिस्ट करते हैं। तो ये इस तरीके से 4 टॉपिक्स है इस चैप्टर के अंदर। अब क्रिप्टोग्राफी में देखिए, अब ये क्रिप्टोग्राफी आखिर कर कुछ है। हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम ऑडिट में पढ़ते आए हैं, एक है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए, इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, अवेलेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, तो और नॉन रेपुडिएशन मेंटेन करने के लिए। तो ये जो चीजें जो बेसिक प्रिंसिपल्स माने जाते हैं जो हमारे ऑडिटिंग में, तो वो सारी चीज यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी नेटवर्किंग भी फॉलो होना चाहिए, जिसके लिए हम मदद ले रहे हैं यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी और पीकेआई का। अब क्रिप्टोग्राफी के लिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो प्लेन टेक्स्ट है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे रजत लिखा, तो अब रजत जो मैं लिख रहा हूँ वो प्लेन टेक्स्ट है, उस प्लेन टेक्स्ट को हम क्लियर टेक्स्ट बोलते हैं, क्लियर टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कन्वर्टिंग का प्रोसेस लगाएंगे जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे एनक्रिप्शन, और वो कन्वर्ट हो जाएगा साइफर टेक्स्ट में। फिर साइफर टेक्स्ट को अगर मेरे को फिर से कन्वर्ट करना है तो उसमें वहां पे मैं लगाऊंगा यहाँ पे एक फिर से डिक्रिप्शन प्रोसेस, जिस डिक्रिप्शन से वापस वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बीच में मैं यूज कर सकता हूँ कीज की मदद ले सकता हूँ। अब जैसे साइफर जो यहाँ पे एक साइफर करके बोला जाता है, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम होता है जो उसको कन्वर्ट करता है। अब कैसे बोल सकते हो, जैसे मैंने मेरे को अगर भेजना है ए में मैं क्या करूंगा, +3 एक मैंने अपने मन से एक एल्गोरिदम बना दिया कि मैं जब वो एनक्रिप्ट करना है मेरे को तो +3 हो जाएगा वो अपने आप। तो +3 कैसे होगा, ए को वो दिखेगा वहां पे, वो BCD पड़ेगा, तो डी पड़ेगा। जब मेरे को डिक्रिप्ट करना होगा तो मेरे को पता है कि वहां पे +3 हुआ था तो यहाँ पे -3 करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे एल्गोरिदम वर्क करेगा जिसको हम साइफर बोलते हैं। और यहाँ पे जो +3 और -3 था वो हो गया की, तो वो हो गया एल्गोरिदम यूज हो रहा है और कीज की मदद ली जा रही है। तो यहाँ से ये पूरा बनता है क्रिप्टोग्राफी का सिस्टम। ये हो गया हमारे पास क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी में 2 होता है, एक होता है सिमेट्रिक की और एक असिमेट्रिक की।
सिमेट्रिक की मतलब मेरे पास एक ही चाबी है, एक ही चाबी है जिससे कि वो खुले, ताला लॉक होएगा और फिर खुलेगा, तो ये हो गया सिमेट्रिक की। और वहीं अगर मेरे पास दो चाबी है, जो हो गया मेरे पास एक अलग है, उसके पास एक अलग है, सामने वाले के पास जिसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो वो हो गया असिमेट्रिक। जैसे पब्लिक और प्राइवेट की में होता है, असिमेट्रिक की होती है, यूज होती है वहां पे। ये हो गया दो। उसके बाद आता है यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है मैसेज हैश फंक्शन का। मैसेज हैश फंक्शन क्या होता है, जैसे कि मैं अगर डाटा को भेज रहा हूँ और मेरे पास एक एक पन्ने का पूरा डाटा है, एक पन्ने को डाटा को भी वो उतने बिट में जाएगा, 128 बिट में कन्वर्ट हो जाएगा और उतने कोडिंग दिखेगी, वो उससे हम पता नहीं लगा पाएंगे कि ये मैसेज कितना बड़ा है। उसको इसके लिए यहाँ पे होता है मैसेज हैश फंक्शन, जिसको हम हैश वैल्यू पे कन्वर्ट कर देते हैं उस मैसेज को। तो ये यहाँ पे यूज करते हैं। ये हो गया क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद आता है डिजिटल सिग्नेचर। अब डिजिटल सिग्नेचर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है कि ये हैशिंग की जो हैश जो मैसेज डाइजेस्ट जो मैंने बताया कि उसकी भी मदद ले रहा है, और यहाँ पे पब्लिक की और प्राइवेट की भी मदद ले रहा है, तो वो पूरा एक बन जाता है डिजिटल सिग्नेचर। और उसके बाद पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि साथ में यहाँ पे क्या होता है कि ताले के ऊपर ताला लगते जाते हैं। मतलब अगर मान लो, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कंसेप्ट को, अगर मेरे को डाटा ट्रांसफर करना है, राम को करना है श्याम को डाटा ट्रांसफर, ठीक है, तो अब राम क्या करेगा, श्याम की पब्लिक की के साथ उस डाटा को एनक्रिप्ट करेगा, और जब उसको भेजेगा डाटा को पब्लिक की के साथ या श्याम की, और अपनी प्राइवेट की के साथ उसको एनक्रिप्ट करेगा। क्या क्या यूज कर रहा है डाटा भेजने के लिए, अपनी खुद की प्राइवेट की, और सामने वाला जिसका भेज रहा है श्याम, उसकी पब्लिक की, क्योंकि वो मेरे को इजिली एक्सेस हो जाएगी पब्लिक की, तो इसके मैं उसकी यूज कर सकता हूँ। अब ये जो डाटा पहुंच जाएगी सामने वाले के पास, तो सामने वाला क्या करेगा, क्या दो चीज लगाएगा, उसका अपोजिट लगाएगा। क्या अपोजिट लगाएगा, राम ने क्या लगाया था, श्याम की पब्लिक की, तो श्याम क्या लगाएगा, अपनी प्राइवेट की लगाएगा। वैसे राम ने क्या लगाया था, अपनी प्राइवेट की, तो श्याम क्या लगाएगा, राम की पब्लिक की। इस तरीके से डबल जो प्रोसेस जो चल रहा है वो यहाँ पे होता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ पे उसको एक एनवलप में डाल के डाटा को भेजा जाता है, जिस एनवलप को हम यहाँ पे मैसेज डाइजेस्ट की फंक्शन से एनवलप बनाते हैं। मतलब यहाँ पे दो तीन कंसेप्ट एक साथ लग रहे हैं, एक तो डबल इंक्रिप्शन जो कीज है वो भी लग गया, फिर मैसेज जो डाइजेस्ट है वो भी लग गया, और जिसके वो एनवलप बन के वो जाता है। तो ये क्या लाएगा, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी में जो कई अथॉरिटीज आ जाती है, सीए जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी आती है, जो ये पब्लिक की जो अलॉट करते हैं। जैसे जब आप अपना जैसे ई मुद्रा के पास जाते हैं, तो ई मुद्रा क्या करता है, आपका जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो सब लेता है और आपको एक आइडेंटिटी देता है, और आपको एक प्राइवेट की देता है जिसमें पेन ड्राइव में आप लगाते हैं, और आपकी जो पब्लिक की है वो अपने डाटाबेस में स्टोर करके रखता है। तो जैसे जिसको वो एक्सेस कौन करता है, हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो वहां से पब्लिक की हमारी उठा लेता है, और जब हम कोई डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं अपना प्राइवेट की लगा के, तो वो मैच करता है उस पब्लिक की के साथ, तो उसको लगता है हाँ ये ऑथेंटिक है, तो फिर वो डाटा एक्सेस मिलता है इंटरनेट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट जहां पे भी हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्रिप्टोग्राफी और पीकेआई। और फिर इसके एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन इन जो क्रिप्टोग्राफी है इनके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो रहे हैं, तो एप्लीकेशन हम देख सकते हैं जैसे कि सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। अब ये एसएसएल और टीएलएस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये क्या क्या नए नए टर्म आ गए। अब ये नए टर्म नहीं है, जो हम डेली बेसिस पे यूज करें वही। जैसे हमने जो जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वेबसाइट में क्या होता है, जैसे हम वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं, ये पूरा बैकएंड में ये सब प्रोसेस चलना चाहिए, जिसमें कि वो सिक्योर सॉकेट लेयर में कन्वर्ट होता है। तो क्या एक सेशन क्रिएट होता है सर्वर तक का, सर्वर से सेशन क्रिएट होगा, सिक्योर एनक्रिप्ट होकर डाटा जाएगा, एनक्रिप्ट होकर डाटा आएगा, उसमें जो हमारा वेबसाइट है, जो ब्राउजर है, वो हमारे पब्लिक की भेजता है कि सिक्योर्ड है कि नहीं। वैसे ही जो सर्वर है वो अपना पब्लिक की भेजता है, जिसको वेरीफाई करते हैं कि वो सिक्योर्ड है कि नहीं है। जिसको हम जैसे अगर वेबसाइट है, तो वेबसाइट में एक पैडलॉक सिग्नल आता है जिससे हम पहचान सकते हैं। जैसे अगर ये वेबसाइट है, तो यहाँ पे देखिए ये कनेक्शन ही सिक्योर दिखा रहा है, ये लॉक लगा हुआ है, ये लॉक खुला रहेगा तो मतलब यहाँ पे एसएसएल जो है सिक्योरिटी है वो नहीं लगी। तो ये हो गया हमारा सिक्योर सॉकेट लेयर पहला। उसके बाद HTTPS, ये भी वही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए जो सिक्योरिटी का काम कर रहा है, जो यहाँ पे जो पैडलॉक सिग्नल है वो जो बता रहा है, वो काम ये करेगा, सिक्योरिटी इनक्रिप्ट करके भेजेगा। वैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी IPsec, ये जैसे कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, हमारा VPN जो बनता है, तो VPN वगैरह में यूज होता है सिक्योरिटी का। अब देखिए यहाँ पे ना दो चीज आती है जिसको हमें थोड़ा सा ध्यान में देना है। VPN में दो मोड होते हैं, ट्रांसपोर्ट मोड और एक टनल मोड। ट्रांसपोर्ट मोड क्या करता है, डाटा को एनक्रिप्ट कर देता है, पर जो उसका हेडर है उसको एनक्रिप्ट नहीं करता, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्ट मोड। वही टनल मोड क्या होता है, डाटा को भी एनक्रिप्ट करेगा, हेडर को भी एनक्रिप्ट।
अब दोनों एनक्रिप्ट हो गए तो राउटर को कौन बताएगा कि डाटा को कहाँ लेके जाना है, आईपी एड्रेस कहाँ है और मैक एड्रेस कहाँ है। तो उसके लिए वहां पे यूज होता है यहाँ पे न्यू हेडर एक इंसर्ट किया जाता है, तो वो होता है हमारा टनल मोड। ये हो गया वर्चुअल प्राइवेट मोड, वीपीएन का दो मोड, ट्रांसपोर्ट मोड और टनल मोड। उसके बाद आता है यहाँ पे कंसेप्ट आता है सिक्योर एसएसएच, सिक्योर शेल। अब ये सिक्योर शेल क्या होता है, जैसे कभी भी आप मैं मान लो अगर मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ, फेसबुक का पासवर्ड लिख रहा हूँ, तो फेसबुक का पासवर्ड लिखूंगा तो फेसबुक का पासवर्ड तो फेसबुक के सर्वर वाले को भी दिख जाएगा ऐसे में, तो उसका पासवर्ड मैं क्या पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये पॉसिबल ना हो, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी देने के लिए शेल क्रिएट किया। तो मैं जब भी कोई पासवर्ड लिखता हूँ तो मैं पासवर्ड लिखूंगा तो वो एक शेल में जाके स्टोर होगा जहाँ पे वो एनक्रिप्ट हो जाएगा और वो एनक्रिप्टेड ही जाएगा हमारे सर्वर। तो ऐसा नहीं है कि मैं पासवर्ड जो लिख रहा हूँ वो फेसबुक वाले को दिख रहा है कि मैं क्या पासवर्ड लिखता हूँ, या मैं कोई भी वेबसाइट में पासवर्ड लिखता हूँ तो क्या पासवर्ड लिख रहा हूँ वो उन लोगों को पता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सिक्योर शेल की अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर वो वेबसाइट यूज कर रही है तो वो फिर वो पासवर्ड को नहीं दे पाएगी। जैसे मेरे वेबसाइट में अगर आप रजिस्टर करोगे तो आपका जो पासवर्ड है वो आप कुछ भी सेट करो तो मेरे को नहीं दिखेगा कि आप क्या पासवर्ड लिख रहे हो, क्योंकि वो पूरा का पूरा पासवर्ड चला जाएगा सिक्योर शेल में जो कि एनक्रिप्ट होकर मेरे पास आएगा। ये हो गया आपका एसएसएच। फिर आता है सेट, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। तो ये ट्रांजेक्शन, तो इसी की मदद से ये जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जैसे मेरी वेबसाइट से अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हो तो फिर वो लेके जाएगा पेमेंट गेटवे। तो अब यहाँ पे जो एक जो प्रोसेस जो यूज किया जा रहा है कि सिक्योर्ड तरीके से पूरा जो डाटा है आपस में ट्रांसफर हो जाए। कैसे क्या क्या ट्रांसफर होगा, जैसे अब वो जो पेमेंट गेटवे, जो जैसे पेमेंट गेटवे तो पेमेंट इंफॉर्मेशन जाएगी बैंक के पास, वैसी ऑर्डर इंफॉर्मेशन जाएगी मर्चेंट के पास, जैसे मैं अगर सप्लाई करता हूँ मेरे पास। तो और दोनों को लिंक करने के लिए कुछ एक रहना चाहिए जो रेफरेंस, एक हमारे पास आता है रेफरेंस कोड आता है कि भाई ये आपका ट्रांजेक्शन कोड है, रेफरेंस कोड है, जिससे कि आप दोनों को मैच कर सकते हो कि ऑर्डर इन्फॉर्मेशन मिला कि नहीं और पेमेंट इन्फॉर्मेशन को दोनों को मैच करवाने की। तो ये पूरा जो प्रोसेस कहलाएगा सिक्योर तरीके से वो रहेगा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन सेट। और फिर लास्ट में आता है सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन एस माइन। जो हमारा जो मेल जो जा रहे हैं, मेल में भी अगर प्राइवेट की पब्लिक की लगा के हम भेज रहे हैं तो वो यहाँ पे फिर सिक्योर वर्जन कहलाएगा, एस माइन कहलाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे अलग अलग तरीके जो क्रिप्टोग्राफी और पीकेआई जो हम देखे उसको यहाँ पे यूज किया जा रहा है हमारे डे टू डे लाइफ में। उसके बाद यहाँ पे आता है कि बैंक में कैसा क्या मॉडल रहेगा, आर्किटेक्चर क्या रहेगा बैंक का। तो देखिए बैंक में क्या होता है कि वेन टोपोलॉजीज यूज करी जाती है। तो वेन टोपोलॉजीज में यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक एक ओवरव्यू बस दे देता हूँ कैसा रहता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मेरे एक डाटा सेंटर रहेगा और डाटा सेंटर का एक डाटा रिकवरी सेंटर, वो दोनों आपस में जुड़े हुए रहेंगे, वो लीज्ड लाइन से जुड़े हुए रहेंगे। देखिए और यहाँ पे क्या होता है कि दो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की मदद ली जाती है कि अगर एक फेल हो गया तो दूसरा रहना चाहिए। वैसे यहाँ पे डाटा सेंटर है तो डाटा सेंटर की से जुड़ा हुआ डाटा रिकवरी सेंटर भी रहेगा और नियर साइड डाटा सेंटर भी रहेगा। जल्द से जल्द अगर मेरे को कुछ रिकवरी चाहिए तो उसके लिए भी एक सोर्स रहना चाहिए। इस तरीके से क्या है अलग अलग ये बढ़ते जाएगा। वैसे अलग अलग रैक्स रहेंगे जहाँ पे सर्वर डाटा सेंटर के अंदर जो लगे हुए रहेंगे। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ कि कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर में, क्या क्या चीजें लगती है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग राउटर्स है, अलग अलग यहाँ पे मैं बताया कि डाटा सेंटर के जोड़ने में भी अलग अलग सर्वर्स की मदद ली जा रही है। उसके बाद जितने फंक्शंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उसके लिए अलग अलग, जैसे ईमेल का एक अलग सर्वर है, फिर हमारे इंटरनेट बैंकिंग के लिए अलग सर्वर है, फिर इस तरीके से हमारे पास अलग अलग उसके भी सर्वर है जिसको हमें मैनेज करना है। तो ये पूरा कहलाएगा क्या कि बैंक में जो आर्किटेक्चर है वो यहाँ पे हम जितनी भी चीजें अभी पढ़ते आए वो सब चीजों को हम यहाँ पे यूज करना यहाँ पे देखेंगे। इसका आर्किटेक्चर एक होता है। अब इस आर्किटेक्चर के बाद हम यहाँ पे चलते हैं। हाँ यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट मैं ये बता देता हूँ, जैसे कि एक होता है एमपीएलएस वेन वाइड एरिया नेटवर्क। एमपीएलएस होता है जो टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है। एमपीएलएस का मतलब होता है मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। मतलब हम बैंक में क्या करते हैं कि कोई भी ऑडियो वीडियो डाटा सब कुछ ट्रांसफर पॉसिबल है एक दूसरे के साथ। तो ये जो एमपीएलएस जो राउटर होता है, जो वैन नेटवर्क होता है, उससे जुड़ा होता है हमारे पॉइंट ऑफ सर्विस पीओएस, जैसे एटीएम है और जो ब्रांचेस है वो आपस में जुड़ी रहती है उससे, और जो कंट्रोलिंग ऑफिसेस वगैरह एचओ वगैरह वो सब जुड़ी रहती है। और जो ये वैन है, वैन जो एमपीएलएस वैन हुआ, इस वैन से जुड़ा रहता है डाटा सेंटर और रिकवरी सेंटर। और फिर वो डाटा सेंटर रिकवरी सेंटर से अलग अलग जो बैंक जो लोगों को यूज करना, जैसे मोबाइल बैंकिंग को यूज करना है तो वो डाटा सेंटर रिकवरी सेंटर से यूज करेंगे। फिर वैसे अगर अब बैंकिंग एप्लीकेशन अलग अलग सीआरएम है, सिक्योरिटी है, सीबीएस है, ईमेल है, ये सब अलग अलग डाटा सेंटर और रिकवरी सेंटर से जुड़े। तो ये एक प्रकार से एक आर्किटेक्चर होता है बैंकों में जिसको हमें अब सिक्योर करके रख सकते हैं।
ये पूरा आपका था यहाँ पे सिक्योरिंग नेटवर्क्स जो पूरा टॉपिक था। अगर हम देखें तो ये आपका पूरा मॉड्यूल 1 है, बहुत ही छोटा दिख रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा, पर इसको मैं एक ओवरव्यू समझा देता हूँ। यहाँ पे आपका ये चैप्टर 1 था जिसमें कि 4 पार्ट थे। 4 पार्ट में हमने सबसे पहले हार्डवेयर देखा था, फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर समझा था, फिर यहाँ पे डाटाबेस समझा था, और फिर उसके डिप्लॉयमेंट की स्ट्रेटेजी समझी थी, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। फिर हम नेटवर्क पे आए थे, तो यहाँ पे नेटवर्क के बेसिक समझे थे, प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड समझे थे, और फिर आईपी नेटवर्क्स के बारे में समझे थे। और फिर जब हम थर्ड में है जिसमें कि हम सिक्योरिंग नेटवर्क्स देखे, जिसमें फायरवॉल्स के बारे में हमने जाना, कॉन्फ़िगर कैसे करते वो जाना, क्रिप्टोग्राफी पीकीआई जाना, और लास्ट में हम एप्लीकेशन क्या है क्रिप्टोग्राफी का वो हमने जाना। तो ये अब पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है आपका